वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। मैं दर्शन धनेशा एनजे वेल्थ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये संडे हमने डिजिटल संडे पाठशाला में आज के हमारे जो स्पीकर है आशीष पिंपली जी आज के हमारे स्पीकर है। अगर आशीष पिंपली जी के बारे में बताऊं तो ही इज अ डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट एंगेजमेंट। Overall 19 years of experience in the area of areas of product marketing, business development, key account management in mutual fund and wealth management. Over the last 19 years, Ashish ji has traveled extensively and addressed more than thousands of investor awareness program and distributor engagement workshops in the entire country. Before HDFC Mutual Fund, he was CBO at Tamohara Investment Managers. He also had a long and successful stint with Axis Mutual Fund. He is a sports enthusiastic and he love to listen ghazals and very fabulous reader. तो आशीष जी है उनका एक अद्भुत एक कला है उनके पास कि हमारे जो इन्वेस्टर के जो कंसेप्ट और नॉलेज है उसको अलग प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्टर के सामने साथ रजू करने की रजू करने की। तो उन्होंने पहले आपने सेशन अटेंड किया होगा क्रिकेट के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कंबाइन करके हमें बहुत वंडरफुल प्रेजेंटेशन दिया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है द जंगल बुक इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आशीष जी को आमंत्रित करूंगा। आशीष जी प्लीज इस सेशन को अटेंड आगे बढ़ाइए। ओवर टू यू आशीष। थैंक यू भाई। और एनजे की पूरी फैमिली को उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एक्सटेंडेड टू एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। माय नेम इज आशीष एंड एज हैज बीन राइटली शेयर्ड आई हैव बीन इन इंडस्ट्री फॉर क्लोज टू 2 decades। और इस इंडस्ट्री की सबसे शानदार बात यह है कि कंटिन्यूसली सीखने के लिए बहुत बढ़िया मौका मिलता है। और मैं आज सिर्फ आपके साथ में जो कुछ सीख रहे हैं हम वो और आपके साथ बांटना पसंद करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि ये जो आपने मतलब संडे की सुबह को आपने जो समय हमें दिया है वी विल इंश्योर दैट इट इज अ वर्थवाइल टाइम स्पेंट बाय ऑल ऑफ यू। तो एनजे का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी इन्वेस्टर्स का इस सेशन के लिए बहुत बहुत स्वागत। Sir, can we go live, sir? Can I see the presentation on the screen, please? Yes, Ashish ji, presentation is live. Thank you, sir. तो थोड़ा फ्लैशबैक पे चलते हैं। आई थिंक नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ ही साल पहले की बात है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। 3 साल पहले अगर आपको याद होगा 25-26 तारीख को ही वो दिन था जब पूरी दुनिया जो थी उसमें माहौल बहुत सॉम्बर था एंड ऑल ऑफ अस वर वेरी पेंसिव पेसिमिस्टिक कि कल क्या होने वाला है। और हमने प्लेकार्ड पढ़ा था कि कोई रोड पे ना निकले। और नीचे आपको दिखेगा कि एक फोटोग्राफ है, कनॉट प्लेस का फोटोग्राफ है दिल्ली का, where there are secluded streets and you could see only pigeons out. And from those days, I think to be here wherever we are, ये मैं कहूँगा कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है और बहुत बड़ी बात है कि हम सब जो है वो आज फ्रेश हवा में एक साथ मतलब खुली हवा में बहुत सफलता के साथ जी रहे हैं और फिर से मतलब हम आज़ादी के साथ में घूम पा रहे हैं। और इसके पहले कि मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूँ, ये जो 3 साल का सफर है जिसमें हम बहुत मुश्किलों से गुजर के हम अभी बेटर दिनों में हैं और हेल्दी हैं हम सब, उसके लिए सब लोगों को मतलब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फील ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ दैट वी हैव। एंड हमारे सबके घरों में कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर होंगी, बट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर पार्ट ऑफ द सेशन टुडे आई थिंक रूट ऑफ जॉय इज ग्रेटफुलनेस एंड लेट अस feel that gratitude for the wonderful life that we have. Very quickly, what I want to do is start with the story. और ये स्टोरी जो है एक सज्जन की है और 14th सेंचुरी से चालू होती है, लेट 14th सेंचुरी इनटू द 15th सेंचुरी से स्टोरी शुरू होती है। और ये जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ ये बड़े मैथमेटिक्स में बड़े पारंगत थे। उन्होंने बचपन में मैथमेटिक्स सीखा और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे और उसके ऊपर मतलब नए नए विचार जो है वो सबके साथ में कम्युनिटी के साथ शेयर करते थे। वहां पे उनको बहुत सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ये काम किया कि इस्तांबुल में जो शहर था वो शहर के बीचों बीच से एक नदी जाया करती थी और वो जो नदी जाया करती थी उस नदी के दोनों तरफ लोग बटे हुए थे
उनको जोड़ने के लिए वहां के जो राजा थे उन्होंने बोला कि यार हमें कोई ब्रिज बनाना चाहिए, तो ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे डिजाइन। तो ये जो सज्जन थे जो कि मैथमेटिक्स में भी पारंगत थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी उनको इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो जो राजा थे उनको एक अपना एक बड़ा एक उनको लगा कि उन्होंने बहुत इनोवेटिव डिजाइन बना के जो है वो इस्तांबुल में भेजा, और उनका डिजाइन जो है वो कंप्लीटली खारिज कर दिया गया। इट वाज नॉट फाउंड टू बी प्रॉपर एंड इट गॉट रिजेक्टेड। और ये डिजाइन जो है जो रिजेक्ट हुआ वो 400 साल के बाद में नॉर्वे में किसी ने इस डिजाइन को अप्रूव किया, और इस डिजाइन के ऊपर मतलब एक बड़ा शानदार सा ब्रिज बनाया। ये उस समय राजा ने इसलिए डिसअप्रूव किया था कि उसमें कोई पिलर्स नहीं थे, और उनको लगा कि डिजाइन जो है वो लोड नहीं झेल पाएगा। बट ये डिजाइन जो है बाद में 400 साल पहले मोर देन एडिक्वेट पाया गया। इसके बाद में ये जो सज्जन पुरुष थे वो और आगे बढ़े, वो और सीखने की कोशिश करते रहे, और उन्होंने फिर मेडिसिन में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी में ड्राइंग्स बनाई। डॉक्टर्स जब ऑपरेशंस किया करते थे तो वहां पे खड़े रहते थे, और उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी पे जो डिजाइंस बनाई हैं और जो ड्राइंग्स बनाई हैं, so they are part of a medical textbooks as well. He was that good, so he made fantastic drawings. So he was good with mathematics, he was good with engineering, he was very good when it came to architectural designs, he was great with human anatomy designs. बड़े वर्सेटाइल थे, लेकिन इनमें से किसी भी चीज में उनको मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। इवेंचुअली उनको प्रसिद्धि मिली किसी और चीज के लिए, और वो थी ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग को मोनालिसा के नाम से जानते हैं। और ये जो सज्जन पुरुष थे जिन्होंने जिंदगी में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में काम किया और उनका नाम नहीं हुआ, फाइनली उनका नाम जो है वो एज एन आर्टिस्ट हुआ। इनका नाम है लियोनार्डो डा विंची। और लियोनार्डो डा विंची जो है वो दुनिया के सबसे कहते हैं कि सबसे पहले मल्टी डिसिप्लिनेरियन है, मतलब बहुत अलग अलग डिसिप्लिन में और बहुत विविध विविध विषयों में रुचि रखने वाले और उसमें बहुत अच्छा करने वाले, ऐसे एक मल्टी डिसिप्लिनेरियन जो है वो लियोनार्डो डा विंची को माना जाता है। और वो जो स्किल थी उनकी मल्टीपल डिसिप्लिनेरियन उनका बाद में उनको लाइफ में हमेशा काम आने के लिए, तो उनका खुद का मानना है कि मंगर से शातिर कोई इन्वेस्टर नहीं है। और मंगर जब खुद के बारे में सोचते हैं तो उनका ऐसा मानना होता है कि वो इसलिए इतना अच्छा इन्वेस्टर बन पाए हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी पाथ को फॉलो करते हैं, और वो अलग अलग डिसिप्लिन के जो लीडर्स हैं और अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारी रख के उन विषयों से जान के इन्वेस्टिंग में काम करते हैं, और उसलिए वो बहुत सफल निवेशक हैं। तो अच्छा सफल निवेशक बनने के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना जरूरी है, अलग अलग डिसिप्लिन से सीखना जरूरी है। और इसलिए ये खादिम आपके सामने जिस विषय के साथ में मतलब सीख बांटना चाहता है वो विषय जो है द जंगल बुक इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम वाइल्ड लाइफ है। और इसमें मेरे साथ पार्टनर इन क्राइम मेरी एक कलीग दिव्या है। सो आई आइडिएट एंड पुट टुगेदर सम थॉट्स, और उसके ऊपर फिर कुछ डेटा क्रंचिंग और स्लाइड्स हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंटिंग बिफोर यू टुडेज टॉपिक द जंगल बुक, जहाँ पे हम वन्य प्राणियों से और नेचर की ब्यूटी से सीखेंगे। सो एज इट इज सेड, अर्थ इज माय मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। तो एक रेवरेंस के साथ में और एक थैंकफुलनेस के साथ में जंगल की जो ब्यूटी है उसको एंजॉय करते हैं, और वन्य प्राणियों से हम क्या सीख सकते हैं वो थोड़ा हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो इफ यू लुक एट अ जंगल इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स। बहुत बहुत विविधता है जंगल में। यू हैव प्रेडेटर्स एंड यू हैव हर्बीवोर्स, यू हैव कार्निवोर्स, सब में बहुत डाइवर्सिटी है। और ये जो डाइवर्सिटी है, ये डाइवर्सिटी जंगल की स्ट्रेंथ है और वो जंगल को बैलेंस बनाती है। वहाँ पे फ्लोरा है, वहाँ पे फौना है, एंड द स्ट्रेंथ रियली लाइज इन डिफरेंसेस नॉट इन सिमिलैरिटीज। तो मैंने यहाँ पे 4 प्राणियों को आपके सामने पेश किया है। वन ऑफ देम इज लायन, one of them is a firefly, one of them is a bee and one of them is an elephant। ये जो चारों प्राणी जो हैं, ये चारों प्राणी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनकी एनालॉजी किसी के साथ बिल्ड कर रहे हैं। तो जिस तरह से जंगल के बैलेंस के लिए हर तरह के प्राणियों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पोर्टफोलियो में बैलेंस के लिए भी हर तरह के एसेट क्लास की जरूरत होती है। तो हमारे हिसाब से लायन स्टैंड्स फॉर इक्विटी, हमारे हिसाब से बी स्टैंड्स फॉर डेट,
हमारे हिसाब से फायरफ्लाई स्टैंड्स फॉर गोल्ड और एलिफेंट स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड्स। और ऐसा मैं क्यों कहना चाहता हूँ वो आगे जाके हम थोड़ा सा उसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे। अभी हम देखते हैं कि चारों एसेट क्लासेस हैं, मतलब हमारा लायन मतलब इक्विटी, हमारा डेट मतलब बी, हमारा फायरफ्लाई मतलब गोल्ड और हमारा हाइब्रिड्स मतलब एलिफेंट। what is it that we can learn from all these asset classes and interaction between them? तो थोड़ा सा हम सारे एसेट क्लासेस को हम देखते हैं, और हम जब सारे एसेट क्लासेस को देखते हैं और पिछले 20 साल से इसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करते हैं तो डेटा इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इफ यू लुक एट अ लास्ट 20 ईयर डेटा, व्हाट यू विल फाइंड इज कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर बॉन्ड्स में लगाए हैं तो 1 लाख रुपए का मोटा मोटी 3.5 लाख से 3.25 लाख के आसपास बना है। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, इट हैज ग्रोन एट क्लोज टू अराउंड 6% इन लिक्विड फंड इंडेक्स एंड इन 10 ईयर जीसेक इंडेक्स। दोनों जगह में आपका पैसा 1 लाख रुपए का 3.5 से 4 गुना बढ़ा है। लेकिन अगर आपने पैसा गोल्ड में रखा है तो हमारा पैसा जो है वो 10 गुना बढ़ा है, और हमारे रिटर्न जो आया है वो 12% आया है, और हमारा जो उतार चढ़ाव है रिटर्न में वो है 17%, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन या वॉलेटिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो डेट में आपकी वॉलेटिलिटी कम है, गोल्ड में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। तो आपका पैसा 3.5 गुना डेट में बढ़ा है, लेकिन आपका पैसा जो है गोल्ड में करीब करीब 10 गुना बढ़ा है। उसके बाद में हमारे पास में हमारा एलिफेंट है, मतलब हाइब्रिड्स है। इसमें आपको 2 कैटेगरी दिखाना चाहता हूँ। पहली कैटेगरी जो है वो ऐसी कैटेगरी है जिसमें 90% पैसा जो है वो इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में है, 10% पैसा जो है वो गोल्ड में है। मतलब 90% पैसा 65-35 इक्विटी डेट, 10% गोल्ड। ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें तीनों एसेट क्लासेस हैं, इसके रिटर्न 12% है, और ये जो 12 इसके रिटर्न 13% है रादर। और ये जो 13% रिटर्न आए हैं उसके लिए जो आपको पोर्टफोलियो में उतार लेना पड़ा है वो सोने से भी कम है, मतलब गोल्ड से भी कम रिस्की है। मतलब हमारे माइंडसेट में कई बार क्या होता है, हमको लगता है कि सोना जो है वो कम रिस्की है और इक्विटी और डेट और गोल्ड का कॉम्बिनेशन ज्यादा रिस्की होगा। लेकिन ब्यूटी क्या है, जब आप इन तीनों एसेट्स को मिलाते हो तो आपका रिस्क रिड्यूस होता है, लेकिन आपका रिटर्न एनहांस हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। एसेट्स को आप ब्लेंड करते हैं तो आपके रिटर्न में डाइल्यूशन नहीं हो रहा है, आपके रिटर्न में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और फाइनली एक हमारे एलिफेंट हाइब्रिड्स में हमने एक चौथा कॉम्बिनेशन भी ऐड किया है जो है 50% इक्विटी 50% बॉन्ड्स। इसके रिटर्न 12% के आसपास है, और इसका जो उतार चढ़ाव है मार्जिनली और 1% कम है। तो अगर आप देखेंगे डेट 3.5 गुना बढ़ा है, गोल्ड 10 गुना बढ़ा है, लेकिन आपका जो एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट है जिसमें इक्विटी बॉन्ड गोल्ड तीनों है, इसमें आपका पैसा जो है करीब करीब 13.25 गुना के आसपास बढ़ा है। और फाइनली जो किंग ऑफ द जंगल है अपना लायन, अपना इक्विटी, अगर आप उसको देखेंगे तो उसके रिटर्न सबसे शानदार है। उसके रिटर्न करीब 14.5% है, और यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए जो है करीब करीब 17 लाख रुपए हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको हम ये बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि सबसे अच्छे रिटर्न सेंसेक्स के तो सेंसेक्स सबसे अच्छा है। हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एवरी टाइम यू मेक अ चॉइस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एसेट क्लास, you are trying to take a risk reward trade off. You are trying to get some return at certain risk. जैसे जैसे आप मतलब रिस्क ज्यादा लेंगे रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारा ऐसा जरूर मानना है कि आप जब मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स, एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में पैसा डालते हैं जिसमें कि एक से अधिक एसेट क्लासेस को आप ब्लेंड करते हो, तो आपका रिस्क मिनिमाइज होता है लेकिन रिटर्न सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट नहीं होता। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप अगर बॉन्ड्स में और एफडी में रहेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अगर आप मल्टी एसेट अप्रोच लेते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड लेते हैं, एसेट एलोकेटर फंड्स लेते हैं, और उसके साथ में आप इक्विटी फंड्स लेते हैं, तो आप लंबे समय में आप इन्फ्लेशन से बहुत बेहतरीन कर पाते हैं। दैट इज व्हाट ऑल ऑफ अस वांट। वेरी क्विकली लेट अस लुक एट ईच एसेट क्लास। हमने उसका नाम जो दिया है उसका रीजन क्या है हम देखते हैं। हिंदुस्तान में अगर आप हर पोर्टफोलियो देखेंगे तो हर पोर्टफोलियो में व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल एसेट 52% ऑफ दैट इज फिक्स्ड इनकम, प्रेडोमिनेंटली बैंक डिपॉजिट्स। ये जो बैंक डिपॉजिट्स जो है ये मतलब घर का कोर पैसा जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स का यहाँ पे लगा हुआ है। तो जिस तरह से मतलब बैंक डिपॉजिट घर का कोर है, उसी तरह से जंगल में बीज का या मधुमक्खी का रोल बहुत बड़ा है। एंड व्हाई इज इट मोस्ट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इफ यू लुक एट बीज,
बीज वी थिंक दैट देर आर स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने बीज मतलब प्लांट्स को पॉलिनेट करता है वो उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है, क्योंकि अगर बीज ने अगर प्लांट्स को पॉलिनेट नहीं किया तो जितना हमें फूड और फ्रूट्स मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बीज का जितना कंट्रीब्यूशन है वो बहुत जबरदस्त है। अगर बीज नहीं रहेंगी तो दुनिया का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और हमारे जो फ्रूट्स हैं उनका आधा बोलना चाहिए कोटा जो है वो इसलिए होता है क्योंकि बीज आर देयर टू पॉलिनेट एंड टेक केयर ऑफ द सिस्टम। तो बीज जिस तरह से जंगल के लिए बहुत जरूरी है और मोस्ट क्रिटिकल है, लगती इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बैंक एफडी डेट फंड जो है पोर्टफोलियो के इंपॉर्टेंट है। आपका जो पैसा है 1 साल 2 साल 3 साल का शॉर्ट टर्म पैसा है वो यहाँ डालिए। और यहाँ पे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आज एक फाइनेंस बिल में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है जिसके हिसाब से मतलब डेट फंड्स जो हैं उनको एक नए तरीके से देखा जाएगा। वो अमेंडमेंट जो है अब तक पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, बट अज्यूमिंग दैट इट गोज थ्रू, पहले क्या होता था डेट फंड में अगर आपने पैसा डाला तो 3 साल खत्म होने के बाद में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के लिए क्वालिफाई करता था और आप उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट ले सकते थे, जिस वजह से आपका टैक्स इंसिडेंस कम हो सकता था। लेकिन जो नया अमेंडमेंट आया है उसके बाद में ये जो फैसिलिटी है इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने की, ये फैसिलिटी जो है वो नहीं रहेगी और डेट फंड्स का टैक्सेशन भी बैंक डिपॉजिट्स के जैसे मार्जिनल टैक्स रेट के ऊपर हो जाएगा। तो जो टैक्सेशन बैंक डिपॉजिट का है वही डेट फंड्स का हो जाएगा, वही इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ्स का हो जाएगा और वही फंड ऑफ फंड्स का हो जाएगा और वही इंटरनेशनल फंड्स का भी हो जाएगा। तो एक नई चीज जो है वो आज सुबह सुबह ही मतलब बम फूटा है, तो मतलब हमने सोचा कि आपको हम बता दें कि इस तरह की कोई चीज जो है वो घटित हुई है। यू शुड all of us should be aware of it. The important thing that I want to make here is that bank FDs say for the period of last 11 odd years they have given a return of around 7.6 odd %. अगर आप म्यूचुअल फंड के लो रिस्क कैटेगरीज भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म डेट या डायनेमिक गिल्ड या इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है आर्बिट्राज, सबके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स या प्री टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो मार्जिनली जो है बैंक डिपॉजिट से बेहतर ही हैं। तो आपको सेफ्टी चाहिए या स्टेडीनेस चाहिए तो आपके पास में म्यूचुअल फंड का भी एक बहुत अच्छा पर्याय है। तो जिस तरह से डेट जो है वो स्टेबिलिटी देता है, बीज जो है इकोसिस्टम के लिए जरूरी है, उसी तरह से द अदर एसेट क्लास दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज गोल्ड। और उसका हमारा एनालॉजी फायर फ्लाई के साथ में है। फायर फ्लाई को हिंदी में हम जुगनू कहते हैं। जुगनू की खासियत क्या है? दैट इट ग्लोज ओनली इन द डार्क। सिमिलरली gold does well only in dark times when things are bad, economy is in shambles and when economic outlook is not great. तो जैसे 2008-9 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, गोल्ड वाज अप 24% बट इक्विटीज वर डाउन सिग्निफिकेंटली। सिमिलरली जब कोविड 2020 हुआ उस समय गोल्ड अगेन वाज अप 35% बट निफ्टी स्मॉल कैप वाज डाउन अराउंड 40%। तो जब कल सुबह क्या होने वाला है और कल की सुबह शानदार रहेगी कि नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्थाएं कैसी रहेंगी, इस तरह की कोई शंका रही तो फिर सोना जो है पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। सोना जो है उसका अगर आप 2011 से अब तक का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न मोटा मोटी 8.75% का कैगर है। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिटर्न फॉर गोल्ड, वन इज डॉलर depreciation of rupee against the dollar and second is rise of gold prices in dollar terms international markets। ये दोनों का जो इंटरप्ले है उससे हमें रूपी टर्म्स में हमारी प्राइसेस मिलती हैं। तो रूपी टर्म्स में इंडिया में 8.75% के आसपास का रिटर्न जो है हमें पिछले 11 साल में दिखाई दिया है। और हमारा ऐसा मानना है कि इस तरह का रिटर्न जो है जो हमें पहले मिला है इन द करेंट स्कीम ऑफ थिंग्स, जहाँ पे ग्लोबल डेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट है, ऐसे समय में गोल्ड एज एन एसेट क्लास में पोर्टफोलियो का 5-10% आप गोल्ड ईटीएफ के थ्रू ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी गोल्ड ईटीएफ जो है ये अभी डेट की तरह मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्सेबल है, उसलिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप गोल्ड फंड का एक्सपोजर जो है आप मल्टी एसेट फंड के थ्रू लीजिए, जिसका टैक्सेशन इक्विटी का होता है लेकिन उसमें आपको गोल्ड का एक्सपोजर आपको क्रिएट कर पाओगे आप। तो एक तरह से वो ज्यादा टैक्स एफिशिएंट मोड है आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एक्सपोजर को बिल्ड करने का। सो डू कीप दैट इन माइंड whenever you want to build gold allocation in a more tax efficient way. Thirdly, हमारा तीसरा जो एनालॉजी है हमारे जंगल बुक के वो एलिफेंट्स। एलिफेंट सबसे शानदार जानवर हैं, उनमें एक स्टेबिलिटी, उनमें स्ट्रेंथ है, उनको गार्डनर ऑफ द जंगल भी कहा जाता है, हर्बीवोरस हैं। और एक और चीज है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंट्स का
और 20 का, मधुमक्खी का 36 का आंकड़ा है, दोनों का आपस में बड़ा झगड़ा है, जमती नहीं है दोनों की आपस में। तो कई बार क्या होता है, हम लोग जो इन्वेस्टर्स जो हैं, कई बार जब हम मल्टी एसेट फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड करते हैं तो हमको लगता है कि डेट फंड्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि डू लुक एट मल्टी एसेट फंड्स एंड डू लुक एट फंड्स लाइक बैलेंस एडवांटेज, बट बिसाइड्स इट डू लुक एट फंड्स लाइक मतलब आर्बिट्राज एंड लिक्विड फंड्स, क्योंकि वहां पे मतलब आपको पोस्ट टैक्स लिक्विडिटी के साथ में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो टट्टी मत करिएगा उन दोनों एसेट्स के साथ में, उनके साथ भी दोस्ती बनाए रखिए। Now coming to this slide, see, the important thing is that a lot of times when we are investing, we think that if we want to capture 100% of equity performance, we need to be 100% invested in equity. But that's a misnomer. You can capture most of the equity upside by having less than 100% in equity. And I'll tell you how. यहाँ पे हम आपको 3 एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है एक इंडेक्स जो कि हमारा मल्टी एसेट इंडेक्स है, जिसमें कि 90% पैसा जो है वो बैलेंस फंड इंडेक्स जैसा है, 65% इक्विटी एंड 35% बॉन्ड्स, और 10% पैसा गोल्ड में है। अगर हमने उसमें पैसा लगाया है 2001 से लेके अब तक, तो उसका कैगर जो है वो 13.62% है, रिटर्न आया 13.62। जो 50-50 इंडेक्स है जिसमें 50% बॉन्ड्स और 50% इक्विटी है, उसका रिटर्न है 12.5%, और निफ्टी 50 जो 100% इक्विटी प्रोडक्ट है उसका रिटर्न है 14.36। तीनों के जो रिटर्न्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे जो फासला जो है वो 1.5 से 2% के आसपास का है, बट जो मल्टी एसेट प्रोडक्ट है जो कि कॉम्बिनेशन है इक्विटी बॉन्ड और गोल्ड, उसके रिटर्न और निफ्टी 50 के रिटर्न में फर्क जो है बहुत ज्यादा नहीं है, फर्क जो है सिर्फ मोटा मोटी 80-90 बेसिस पॉइंट्स का है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि while Nifty 50 has given you 14.36% return at 21.43% volatility, your asset allocation product multi-asset index has given you 13.62% return at 13% volatility. क्या हो रहा है, आप रिटर्न का करीब करीब 90% कैप्चर कर रहे हैं मल्टी एसेट इंडेक्स में, लेकिन आप रिस्क का 90% कैप्चर नहीं कर रहे हैं, रिस्क का आप सिर्फ 50-60% ही कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर आपको एसेट क्लास की इक्विटी की बेहतरीन रिटर्न्स का 90% मिल रहा है, लेकिन रिस्क में आप 60% ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब कम रिस्क में भी इक्विटी के रिटर्न के नजदीक जाया जा सकता है। ये एक रियलाइजेशन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स को जब हम ब्लेंड करते हैं, जब हम दोनों एसेट्स को कंबाइन करते हैं और उसको रीबैलेंस करते हैं, तो रिटर्न कम नहीं होते, रिटर्न मार्जिनली कम होते हैं, लेकिन रिस्क सिग्निफिकेंटली कम होता है। इसी बात के ऊपर थोड़ा सा क्रिएटिव लिबर्टी लेता हूं और आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो जो है एक लायन का है, और ये लायन जो है वो मतलब घूमते घामते निकल गए, झुंड अपने झुंड से अलग हो गए और एक ऐसे जगह पहुंच गए जो कि हाइनास का झुंड था वहां पे। और जब हाइनास एक झुंड में होते हैं तो ही वो मतलब एकदम उस्ताद होते हैं और वो अटैक करते हैं। इंडिविजुअली हाइनास आर नॉट दैट पावरफुल एंड दे नेवर एवर टेक एनी काइंड ऑफ फाइट विद अ लायन, लेकिन साथ में होते हैं तो दे डेफिनेटली कैन बी अ फॉर्मिडेबल फोर्स। तो जब अकेले लायन था तो सबने सारे हाइनास ने उस पर अटैक किया, लेकिन जब हमारा रेड अकेला लायन को इतना साथीदार मिल गया तो उसके बाद में उन दोनों ने मिलके हाइनास को खदेड़ दिया। सिमिलरली अगर आप इन्वेस्टिंग में देखेंगे, आपके इक्विटी मार्केट्स में हमेशा हाइनास आते रहेंगे, यू विल ऑलवेज हैव सम रिस्क और द अदर कमिंग अलोंग। लेकिन जब आप 1+1 एसेट करते हैं या 1+2 एसेट करते हैं, जब आप दोनों तीनों एसेट को कंबाइन करते हैं तो आप हाइनास को दौड़ा सकते हैं, आप भगा सकते हैं। स्पेसिफिकली जब आप लमसम इन्वेस्टर्स हैं और आपको मतलब ऐसा कुछ राइट चाहिए जिसकी क्वालिटी स्मूथ हो और आप मंदी में कम गिरें और तेजी में अच्छा पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली मतलब एसेट एलोकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो हाइब्रिड्स जो है वो हमारे एलिफेंट है, लेकिन जंगल में लायन एक ही होता है और वो लायन जो है वो इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट से शानदार वेल्थ क्रिएटिंग एसेट क्लास और कुछ नहीं है। सो सेंसेक्स वाज स्टार्टेड इन March 79 and if you look at Sensex from then till now, it has done phenomenally well, and if you have invested 1 lakh rupees in Sensex in 1980, it's already worth 4.75 crores. The important thing to note here is that the roar of the equity market is definitely fantastic. It is
जब लायन गुर्राता है तो 5 माइल दूर तक तो आवाज चली जाती है उसकी। तो अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स की जो गुर्राहट जो है आने वाले पिछले 40-42 साल की, वो बहुत शानदार रही है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट the journey of 1 lakh to 4.75 crores is not a overnight journey. It has taken time. It has taken 42 years. And the first crore, it came in September 2006. So the first crore came in 26 years and 8 months. पहला करोड़ को 26 साल लगा, लेकिन उसके बाद के जितने करोड़ है वो जल्दी जल्दी आए हैं। तो पहला करोड़, पहला माइलस्टोन आने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद की माइलस्टोन जो हैं वो 7 साल 9 महीने, 4 साल 1 महीना, 2 साल 8 महीना और 1.5 साल में भी आता है। तो my humble submission to all of you is that whenever you allocate to equity, look at very very long time, और रिटर्न्स बहुत बार बैक एंडेड आते हैं। एक बड़ी अच्छी सी एक छोटा सा ट्रिविया आपको बताना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट को हम सब जानते हैं, दुनिया के इतिहास के सबसे जाने माने लिविंग लेजेंड तरह के इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफेट की अगर टोटल वेल्थ अगर 85-86 बिलियन डॉलर्स होगी, तो उस 85-86 बिलियन डॉलर्स का 80 बिलियन डॉलर जो है उनका 60 साल की उम्र क्रॉस होने के बाद में बना है, और उनका कैगर जो है लॉन्ग टर्म वो 21-22% के आसपास है। वहीं पे एक दूसरे इन्वेस्टर है जिनका नाम है जिम सिमंस। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली 66% के आसपास है। लेकिन फर्क ये है कि बफेट जो है उन्होंने अपने वेल्थ को कंपाउंड करने के लिए समय जो है वो 55-60 साल का दिया है, और जिम सिमंस जो है उन्होंने उसको कंपाउंड करने के लिए सिग्निफिकेंटली कम समय दिया है। तो इवन इफ हिज वेल्थ इज कंपाउंडेड एट 66%, लेकिन उन्होंने 20-30 साल में ही उस वेल्थ को कंपाउंड किया है, तो उनका नंबर जो है उसलिए 85 बिलियन नहीं रहेगा, उनका नंबर जो है 25-30 बिलियन के आसपास रहेगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आप समय देते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तो हमने देख लिया लायन का रोर, मतलब इक्विटी का रोर, हमने देख लिया हाइब्रिड या एलिफेंट की स्टेबिलिटी, हमने देख लिया फायरफ्लाई या जुगनू या गोल्ड की चमकार खराब समय में, और हमने देख लिया बी या मधुमक्खी की जरूरत अपने पोर्टफोलियो में। इन चारों एसेट क्लासेस का रोल है। इनमें से चारों में से कोई एक एसेट क्लास जो है भगवान है और दूसरा कम इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। चारों एसेट क्लास का रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट किसका कितना रोल है और हर पोर्टफोलियो में किसको कितना समावेश करना है, ये कॉल लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर की जरूरत पड़ती है। और इस पॉइंट में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ, और ये किस्सा जो है पर्पल थ्रोटेड कैरिब और हेलिकोनिया प्लांट का। ये जो हेलिकोनिया प्लांट और पर्पल थ्रोटेड कैरिब है, जो कि एक हमिंग बर्ड की वैरायटी होती है। नाउ both of them, purple throated carib and heliconia plant, both of them have evolved together mutually. तो कैरिब की जो बीक थी वो भी पूरे टाइम ऐसी नहीं हुआ करती थी, और हेलिकोनिया प्लांट जो है उसका भी शेप कंप्लीटली ऐसा नहीं था। खासियत ये है हेलिकोनिया प्लांट की कि पॉलिनेट करने का जो राइट है वो सिर्फ बेस्टो करता है पर्पल थ्रोटेड कैरिब पे। नोबडी एल्स कैन पॉलिनेट दैट प्लांट। एंड कैरिब जो है उसकी बीक भी जो है वो परफेक्टली मतलब सिनर्जाइज्ड है फॉर द हेलिकोनिया प्लांट। तो पर्पल थ्रोटेड कैरिब की और हेलिकोनिया प्लांट की रिलेशनशिप ऐसी है कि कैरिब जो है वो प्लांट को पॉलिनेट करता है, और वंस द प्लांट गेट्स पॉलिनेटेड एंड वंस इट थ्राइव्स, तो इट थ्रूज अ नेक्टर, और उस नेक्टर के मजे जो है बाद में कैरिब लेता है। तो कैरिब इनिशियली गिव्स अ फेवर टू द प्लांट, पॉलिनेट्स इट, and then the favor is received back by the carib in form of a nectar. Similarly, इन्वेस्टर और पार्टनर की रिलेशनशिप ऐसी होती है। तो हो सकता है कि इन्वेस्टर को पहले लग रहा होगा कि नहीं, मैंने इन पार्टनर को चुना है तो शायद मैंने इनके घर को पॉलिनेट किया है, लेकिन आई जस्ट वांट टू लीव यू विद दिस थॉट कि हो सकता है कि डे 1 को आपको लगता होगा कि आपने उनको पॉलिनेट किया है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट नेक्टर ऑफ वंडरफुल रिटर्न्स इज गोइंग टू कम टू यू। And this is the value that advisors have added to investors throughout the globe. तो MFDs, partners, इनका काम इतना बढ़िया रहा है कि एक रसल इन्वेस्टमेंट्स नाम की एक यूएस की संस्था है, वो कहती हैं कि एडवाइजर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में करीब करीब 2.88% वैल्यू जो है वो ऐड कर पाई हैं। तो अगर आप समझ लीजिए कि इन्वेस्टर हैं और उनको 12% रिटर्न मिला हुआ है 30 साल के लिए 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो वो करीब 2.67 करोड़ हो गया। समझ लीजिए आप किसी पार्टनर के साथ काम कर रहे हो, उन्होंने अपनी एडवाइस से और अपने इनपुट से 1% एडिशनल रिटर्न भी दिया,
तो 2.67 करोड़ बिकम्स 3.46 करोड़। लेकिन जो एवरेज कंट्रीब्यूशन जैसे विदेशी देशों में 2.88 है, उससे बेहतर ही करते हैं हमारे देश के पार्टनर्स, बट उन्होंने 2.88 भी किया तो भी ये जो 2.67 करोड़ जो है वो बढ़ के 5.58 करोड़ हो जाता है, मतलब प्रैक्टिकली डबल जैसा पैसा जो मिल सकता है, बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ बेटर क्वालिटी पार्टनर। तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन कैरिब एंड हेलिकोनिया, ये म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप है, और एक दूसरे दोनों जन साथ में इवॉल्व होते हैं, और सेम चीज जो है वो पार्टनर और इन्वेस्टर की है, दोनों साथ में इवॉल्व होंगे और इन्वेस्टर जो है वो बहुत शानदार वेल्थ क्रिएट करेंगे। जब भी आप वेल्थ क्रिएट करोगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ प्लान, और प्लानिंग में एक हमारी वेल है जिसका कोई तोड़ नहीं है। सो दीज आर किलर वेल्स, एंड the way they approach and plan a prey is something which is really really astounding. So here I'll just play a small video for you, and there might be some sound to it, so I'll maybe stop for 10 seconds or so, and then I'll come back again. So all whales come together and they act as a cohesive unit. उनको सील दिखती है, वो सील को एक बहुत बड़े ब्लो से उसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद में जब वो आइसोलेट हो जाती है सील, तो उसके बाद में उसको पुश करते हैं वाटर में, उसके बाद में बबल्स क्रिएट करते हैं और उस प्ले को कंफ्यूज करते हैं, एंड इवेंचुअली दे हैव व्हाट दे वांट, बट दे डू इट in a way which is like most unique, very well planned, very meticulously planned exercise. ऐसी सिर्फ दुनिया भर में 100 वेल्स होंगी जो इस तरह की मतलब हरकत करके बहुत प्लान तरीके से हंट करती हैं, और यही प्लान तरीके से हमें वेल्थ क्रिएट करना है. सो व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट वेल्थ विद आवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद द पार्टनर एंड ऑलवेज हैव गोल्स, एंड गोल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो आप जब तक अपने सपने को कोई नंबर नहीं देंगे और उस नंबर को अचीव करने के लिए फिर कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो it is not going to work. Just because market is doing well is not a good enough reason to invest. We have to have a plan, we have to have a goal. तो IIM अहमदाबाद की समझ लीजिए फीस जो है वो 30 लाख रुपए है, अज्यूमिंग कि इन्फ्लेशन जो है वो मोटा मोटी 10% के आसपास रहने वाला है, तो 15 साल के बाद में ये फीस जो है वो 1 करोड़ 47 लाख की हो जाएगी. एंड इफ यू वांट टू फंड दिस फीस ऑफ 1 करोड़ 47 lakhs, you have to make a say a monthly SIP of around 28,234 rupees to give your son or daughter an education to IIM. So this is just an example. It can be, you can fund your vacation, you can fund a bike, you can fund a car, you can fund whatever you want to fund. But it is very important that you are able to convert your dream into a number. And with your partner, you are able to have a systematic strategy to achieve that goal. हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि हमारा हिंदुस्तान का जो अप्रोच जो है वो एकदम इस बीवर के जैसा है. ये बीवर एक एनिमल है, इसकी खासियत ये है कि ये अपने इर्द गिर्द में एक डैम बना लेता है, और ये जो डैम बनाता है, ये डैम मतलब कोई मामूली डैम नहीं बनाता है. इनफैक्ट कनाडा में ये जो बीवर है दिखने में बड़े छोटे से और क्यूट से हैं. दे हैव क्रिएटेड अ डैम व्हिच इज एज लॉन्ग एज अराउंड 1 किलोमीटर. And once they create this dam is used for multiple purposes. यहाँ पे मतलब ये खुद रहते भी हैं. At the same time, इसका जो access है वो पानी के नीचे से ही मिलता है, and that access is something which is very private to them, and it also protects them from predators. तो यहाँ पे मतलब उनका ये store house भी है, उनका घर भी है, और उनका protection भी है. और इस तरह के ये डैम्स जो हैं, ये इनको इसलिए जंगल का आर्किटेक्ट कहा जाता है. So they do that really well. तो ये सेविंग की जो अल्टीमेट वैरायटी है, या डैम बनाने की जो अल्टीमेट कारीगिरी जो है, इसमें बीवर की जो है वो महारत हासिल है. सिमिलरली इंडियंस जो हैं वो सेविंग के मामले में बड़े जबरदस्त है और बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, लेकिन हम सेव कहाँ कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है. तो इफ यू लुक एट एन इंडियन हाउस होल्ड, यू विल फाइंड दैट 50% ऑफ आवर मनीज आर इनटू प्रॉपर्टी, 15% इज इन गोल्ड, एंड 15% इज इन बैंक डिपॉजिट्स. तो हमारा सेविंग्स रेट बहुत अच्छा है, मतलब 29.3% हमारा सेविंग्स रेट है, बट 52% ऑफ आवर फाइनेंशियल एसेट्स आर इन बैंक डिपॉजिट्स. करीब वो 170 लाख करोड़ के आसपास का नंबर होता है. तो आप अगर देखें, अगर 50% प्रॉपर्टी और 15% गोल्ड और 15% बैंक एफडी है, तो इक्विटीज जो कि सबसे बेहतरीन एसेट क्लास है, वहां पे सिर्फ घर का सिर्फ करीब 4.8 से 5% है. तो बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट में अंडर एक्सपोज्ड अगर हम रहेंगे
तो हमारे रिटर्न्स जो हैं वो कैसे शानदार बन सकते हैं। तो एक मैंने सोचा कि जो करंट सेवर प्रोफाइल है, उस सेवर प्रोफाइल के हिसाब से हमारा लॉन्ग टर्म रिटर्न क्या रहा होगा। तो करंटली समझ लीजिए हमारा 50% पैसा एफडी में है, अगर पिछले 40-45 सालों से भारतीय घरों का एफडी में है, 45% गोल्ड में और सिर्फ 5% इक्विटी में है, तो क्या हुआ है, if you would have invested say 10 lakh rupees in a portfolio like this in 1980, it has grown at 9.28% and your 10 lakh would have become 4.16 crores. लेकिन if we make a minor tinkering to it, and what is that minor tinkering? We are not saying that invest 100% of your portfolio in equities, but instead of putting just 5%, take it to 33 and then just do a optimal one third into all three asset classes. Once you go to this number also, your returns suddenly jump from 9.28% to 12.23%. Your returns improve by 2.95%. But more importantly, वो जो वैल्यू 4.16 करोड़ की है ना, वो वैल्यू 4.16 करोड़ की बढ़ के 3x बढ़ जाती है 12.75 करोड़. So the most important thing is that you when you blend assets, वो जो diversity is the mix, जब inclusion होता है, मतलब तीनों asset class एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो फिर वो mix काम कर जाता है. तो there is this animal called as hedgehog. Hedgehog is a diversified diet, वो सब खाता है. So let us not confine ourselves कि FD सबसे अच्छा है, gold सबसे अच्छा है, equity सबसे अच्छा है या real estate सबसे अच्छा है. Saying सबसे अच्छा to a singular asset class is a bad strategy. But mixing assets, knowing role of each asset in the portfolio is very important. तो इसलिए debt funds, bank FDs for stability, steady wealth creation के लिए multi asset या फिर balanced advantage, और wealth creation के लिए equity, और gold जो है वो आपका protection के लिए हो गया या थोड़ा इंश्योरेंस कवर के लिए हो गया. ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, और ये कोई अच्छा पार्टनर ही आपको अंडरस्टैंडिंग दिखवा के सही रास्ते पे लेके जा सकता है. Why do you do asset allocation with your partner? Why is partner most crucial for you? Because ये जो जर्नी है वेल्थ क्रिएशन की, इस जर्नी में सिर्फ हमको रिटर्न क्रिएट नहीं करने हैं, हमने जो रिटर्न क्रिएट किया उसको प्रोटेक्ट करना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द return. So there is this species when it comes to hunting is highest in the world, highest in the animal world. Their success rate is 85%, but still they don't do that well. Why? Because even if they are able to hunt well, they are not able to protect that hunt well from hyenas or lions. So they hunt, but somebody else takes it away. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके गेन है वो वेल प्रोटेक्टेड हो. योर पार्टनर्स कैन हेल्प यू इन दैट जर्नी. वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो वॉरेन बफेट सेड, आई फॉलो 2 रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, and rule number 2, never forget rule number 1. And that is something which is most important. तो सबसे बेहतरीन एसेट क्लास equity है. So let us very quickly get into principles of equity investing. What is it that we can do in equities to come out really good? So first rule is power of compounding, और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, समय देना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लुक एट somebody like चीता is someone who can sit still for a very very long time. वो अपने प्रे के ऊपर जब भी अटैक करता है तो 60 से 70 मीटर के ऊपर उसको तेज दौड़ना नहीं होता है. तो whenever it attacks only when it is fully prepared, only when the chances of it becoming successful is very very high. तो उसका जो सक्सेस उसके स्टिलनेस में है, उसकी सक्सेस उसकी इनएक्टिविटी में है. तो इक्विटी में सक्सेसफुल होने के लिए टाइम का रोल बहुत बड़ा है, इनएक्टिविटी का रोल बहुत बड़ा है. तो आपको एक उदाहरण देता हूं. अगर 10,000 रुपए का अगर सेंसेक्स में किसी ने एसआईपी किया है 1979 से लेके फेब 2023 तक, तो अब तक हमने 52,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं. एंड गेस व्हाट, इट हैज ग्रोन टू एज मच एज 34.19 करोड़. अगेन, first crore takes a lot of time, but subsequent crores happen more and more quickly. And I cannot overemphasize the value of time and patience here. If you give time, it all falls in place really well. तो लॉन्ग टर्म इक्विटी बहुत शानदार है, लेकिन डेली जो है इट इज नॉट शानदार एट ऑल. सो इट गोज अप सेक्युलर वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट डेली इट गोज अप एंड डाउन. सो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, इट लुक्स लाइक एन ईसीजी ग्राफ. तो long term 100 would have become say 57,000-58,000, but daily it goes up and down. So if you looked at all trading days of the Sensex and you should have invested in the Sensex only for one day, then 53% of the trading days market has gone up, and 47% of the trading days market has gone down. So the graph is zigzag. It just looks like an ECG.
अगर ईसीजी का ग्राफ ऐसा नहीं हो और ईसीजी का ग्राफ ऐसा हो गया तो स्टोरी ओवर है ना हमारी जिंदगी की। तो वैसे ही मतलब लॉन्ग टर्म अच्छा रिटर्न 15% का तभी मिलेगा when we make friends with this trend that long term is like this but short term it is volatile up and down. We make 15% because it is volatile short term. जिन एसेट क्लास में 5 और 6% रिटर्न आता है ना उसका ग्राफ सोया हुआ रहता है। तो लिक्विड फंड्स का ग्राफ आपको आराम करते हुए मिलेगा क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी कम है, जान कम है तो रिटर्न भी कम है। जहां रिटर्न है वहां पे यू विल हैव शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। And that's the reason that it is very, very important that you don't get dissuaded by this volatility. You accept that this is the part and parcel of the market and you take advantage of it. And how do you take advantage of it? You take advantage of it by telling yourself a few things. One of the things that you can tell yourself is to learn from a flamingo story. तो ये बोलिविया का एक फोटोग्राफ है एक जगह का जिसको हम कहते हैं सोलार दो वयानी। ये जो जगह है इस जगह में जो फ्लेमिंगोज आते हैं और अपने फीड के लिए आते हैं, द ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज कम हियर एंड दे आर हियर फॉर द फीड। तो जब बहुत ठंड बढ़ जाती है शाम को, तो जब शाम की रात होती है तो फीड करते करते मतलब ये जो लेक है ये लेक बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शीट्स ऑफ आइस एंड व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू शीट्स ऑफ आइस तो ये जो हमारा फ्लेमिंगो जो है इसकी टांगे वहां फंस जाती हैं। इट इज स्टक देयर एंड इट कांट मूव and it can't move till the sun shines the next day. Next day when the sun shines, it hits the lake and there is some element of warmth around. उसके बाद में जो लोग मतलब जिनको छूटना होता है जल्दी वो मेहनत मशक्कत करके वो छूट जाते हैं। Otherwise people stand there silently and sun shines bright. अपने पैर उनके अपने आप छूट जाते हैं and they go back to finding their feet again. ये काफी रेगुलर रिचुअल है उनकी जिंदगी में जिसको फ्लेमिंगो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई मेरे पैर अटक जाएंगे लेकिन अगला सवेरा होगा और जब अगला दिन जब सवेरा आएगा तो मैं फिर से छूट जाऊंगा। सेम इज विद इक्विटी मार्केट्स। अगर इक्विटी मार्केट्स जो हैं उसमें मतलब तेजी और मंदी जो है वो टॉस के जैसा है, हेड्स और टेल्स दोनों आएगा वहां पे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तेजी और मंदी जो है दोनों आती है बट देयर आर सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बुल्स एंड बेयर मार्केट्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो देम। इफ यू लुक एट द नंबर ऑफ बुल मार्केट्स एंड नंबर ऑफ बेयर मार्केट्स दे विल बी probably equal in number, but there are two trends that we should remember. One is that the average bull market from 1990 till now it has lasted for close to 2.1 years और उसका एवरेज क्यूमुलेटिव रिटर्न टू 140% है, वो 140% आया है। सिमिलरली जो बेयर मार्केट है वो चलता है 10 महीने के लिए, माफी चाहता हूँ वो नीचे वाली लाइन बुल मार्केट लिखा हुआ है लेकिन वो बेयर मार्केट है। जो बेयर मार्केट है वो 10 महीना चलता है और उसमें एवरेज लॉस -39% है। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, बुल मार्केट की लंबाई ज्यादा है, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड उसका जो एक्सटेंट ऑफ राइज है वो बेयर मार्केट से सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। दैट्स द रीजन दैट हमारा मार्केट 100 से जहां पहुंचा है वहां पहुंचा है। वो 570 गुना 580 गुना ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि तेजी की लेंथ भी ज्यादा होती है, एट द सेम टाइम उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है एंड दैट्स द रीजन दैट यू मेक मनी। सो वन हैज टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सवेरा आएगा, स्पेसिफिकली बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम आएगा और ये बुरा टाइम के बाद अच्छा टाइम आएगा, ये एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी है। और अगर हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक गलती से एक ट्रेंड में फंस जाते हैं और वो ट्रेंड होता है वी ट्राई टू टाइम द मार्केट्स एंड ट्राइंग टू टाइम द मार्केट्स इज एब्सोल्यूट फ्यूटाइल एफर्ट। से लुक एट अ प्रेडेटर लाइक लायन, लायन इज किंग ऑफ द जंगल बट व्हेनेवर अ लायन इज ट्राइंग टू अटैक अ प्रे उसका जो स्ट्राइक रेट है ना सक्सेस का वो सिर्फ 15% के आसपास है, 10, 12, 15% का उसका strike rate है। Only when they are in a group which is called a pride that the success rate goes up to as much as 30%. But normally if they are trying to hunt alone उनका strike rate क्या है, सिर्फ 12-15%। मतलब बेस्ट हंटर है, सबसे पावरफुल है लेकिन strike rate कितना है, सिर्फ 12-15% है। सिमिलरली अगर हमको टाइमिंग करके पैसे बनाने हैं बड़ा डिफिकल्ट काम है, मतलब सही टाइम पे आना सही टाइम पे जाना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो if you look at BSE's history from 79 to 23 there have been 10,174 trading days
out of which there have been only 771 days, मतलब only 7.64% of the trading days when Sensex has gone up by 2% or more. सिर्फ 7% ट्रेडिंग दिनों में सेंसेक्स 2% के ऊपर गया है. Nobody in the world would know कि which are these 777 trading days. अगर किसी को पता होता तो उसको जिंदगी भर काम करने की जरूरत ही नहीं है. हमें नहीं पता कि वो दिन कौन से आने वाले हैं जब मार्केट सबसे अच्छा करेगा या सबसे बुरा करेगा. So there is this economist called as William Sharp, और उनकी कुछ स्टडी है, वो कहते हैं कि if you have to make money by getting the market timing right, you have to be right 86% of the time. बड़ा मुश्किल काम है. वॉरेन बफेट कहते हैं आई विल कंसिडर माई सेल्फ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इफ आई गेट 6 आउट ऑफ माई 10 कॉल्स राइट. और दुनिया के जो बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 50 to 53% के नीचे नहीं है. तो बहुत मुश्किल है मार्केट में टाइम करके पैसा बनाना. समय अगर हमने मार्केट को दिया और समय के साथ में हम लंबे समय के लिए मतलब शांति से बैठे रहे तो हमारे ऑड्स जो है पैसा बनाने के बहुत इंप्रूव हो जाते हैं. लेकिन फिर भी what we find is that 43% of industry equity assets stay invested for more than 2 years. करीब करीब हम देखते हैं कि 54-55% of industry assets are redeemed within 2 years. मतलब हम सही टाइम पे आके सही टाइम पे जाने की कोशिश करते हैं. ये बड़ा मुश्किल मामला है. तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी लोग टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं और इंश्योरेंस में भी टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज करना जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है. टाइमिंग द मार्केट इज एक्सट्रीमली टफ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. If anybody could do it for 10 minutes in the market, he need not work for the rest of his lifetime. नहीं हो सकता है ये. और इसलिए हमारा काम क्या है, गिलेरी का अप्रोच लेना. गिलेरी क्या करती है, गिलेरी हर साल 10,000 नट्स जो इकट्ठा करती है, उसके बाद में उसको 7 एकड़ के हिस्सों में अलग अलग बिखेर देती है. मतलब ना सिर्फ मतलब अभी के लिए वो तैयार कर रही है अपनी सेविंग्स, बट आगे के लिए भी वो कुछ ना कुछ बिखेर देती है 7 एकड़ में. और उसको पता होता है कि उसने कहाँ पे क्या नट छुपाए हुए हैं, वो 7 एकड़ में सही जगह से जाके वो चुन के वापस ला भी सकती है. तो आवर जॉब इज टू बी रेगुलर एंड बी डिलिजेंट. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इफ यू आर रेगुलर एंड डिलिजेंट एंड इफ यू मेक एन ईयरली इन्वेस्टमेंट, हर साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. पहले इन्वेस्टर अगर आप हैं जो हर साल इंडेक्स के हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्ट करते हुए आए, every year you are investing but at the highest level of the Sensex, still 1 lakh invested every year would have been around 26.2 crores, 14% पे. Second investor is somebody who's like really brilliant, who knows what is happening to the market. He is investing every year but at the yearly lows. उनका जो नंबर जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टर्स है, उनका अगर रिटर्न 14.23 है तो फर्स्ट ईयरली लोज का जो रिटर्न है 14.98 है. तो जिनके हाईएस्ट लेवल पे जिन्होंने पैसा डाला है वो है 14.23, जिन्होंने लोएस्ट पे डाला है उनका रिटर्न है 14.98. दोनों के बीच में फर्क जो है सिर्फ 0.65% का है. और जो कहते हैं कि यार मार्केट ऊपर जब जाएगा नीचे जब जाएगा, ये टाइमिंग के चक्कर में पड़ना नहीं है. काम करता हूँ हर साल 1 अप्रैल को है ना 1 लाख रुपए डाल दूंगा, और उन्होंने 1 लाख रुपए 1 अप्रैल को डाल दिए, उनके रिटर्न है 14.55%. तो अगर आप रेगुलर हो या लॉन्ग टर्म हो तो टाइमिंग जो है उसका रोल रिडंडेंट है. जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं तो जो मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है वो मिल जाता है. तो मार्केट का लॉन्ग टर्म एवरेज जो है 14.51 है, तो आपने ईयरली हाई, ईयरली लो या 1 अप्रैल तीनों किया तो आपको 14.5 के आसपास आपको रिटर्न मिल गया. तो इफ यू आर रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म तो टाइमिंग डज नॉट मैटर. दिवाली के पहले, दिवाली के बाद, फेड रेट हाइक के पहले, फेड रेट हाइक के बाद, ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है. लेकिन उसके बावजूद भी मतलब टाइमिंग के प्रति हमारा रुझान होता है, और उसका रीजन जो है वो हमारा ब्रेन है. और हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं. एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड, इट इज आवर ऑब्जेक्टिव माइंड, इट टीचेस अस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू. थोड़ा मैथमेटिकल है, ऑब्जेक्टिव है. बट हमारे पास एक ब्रेन में एक दूसरी एक चीज है जिसको हम कहते हैं एमिगडाला. ये जो है ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है. दिस इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज द सीट ऑफ फियर एंड ग्रीड. तो जितने भी न्यूज चैनल्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई हम लोग जो है वो नेगेटिव न्यूज को हम ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब टीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव सेल्स मोर, ये न्यूज चैनल्स को पता है, और इसलिए वो न्यूज जो है उस तरह की सनसनीखेज तरीके से सुनाई जाती है. सो फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू simple example that in a country like US, say post say 2001
WTC अटैक, 46 लोग जो है वो लाइटनिंग से गए होंगे, 150 लोग जो है मतलब एक्चुअली डियर अटैक से गए हैं, 300 लोग हैं एक्चुअली वो गए हुए हैं बाथटब में, मतलब दे वुड हैव हैड सम एक्सीडेंट और दे डाइड व्हेन हैविंग अ बाथ और व्हाटएवर, और सिर्फ 7 लोग जो है वो टेररिस्ट अटैक में गए हैं 2001 WTC अटैक के बाद में। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा कहां पे लगता है लोगों को? WTC अटैक के बाद से टेररिस्ट का खतरा ज्यादा है, दिमाग पे हावी ज्यादा वो है, लेकिन बाकी चीजें जो है ना उनने ज्यादा लोगों की जानें ली हैं, लेकिन खतरा किससे लग रहा है? मतलब एक नॉन इवेंट से खतरा लग रहा है। तो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, मतलब माइंड रिस्पॉन्ड्स टू नेगेटिविटी वेरी वेरी इन अ वेरी हाई वे। तो यहाँ पे क्योंकि हम मतलब इमोशनल हैं और हम बेस्ट पकड़ना चाहते हैं, मतलब बेस्ट टाइम पे एंटर करने की कोशिश करते हैं और बेस्ट टाइम पे एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा जो ये बताता है, और ये डेटा एक मॉर्निंग स्टार नामक कंपनी है उसका दिया हुआ डेटा है, इट्स अ ग्लोबली एक्नॉलेज रिसर्च फर्म, एंड दिस इज द लास्ट 5 ईयर डेटा। लास्ट 5 ईयर डेटा ये बताता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी अ कैटेगरी लाइक से सेक्टर फंड है और टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर फंड में कैटेगरी का रिटर्न जो है एंडिंग 30 जून 2002 5 साल का रिटर्न उस कैटेगरी का 25% था, लेकिन इन्वेस्टर के रिटर्न जो थे वो 3.5% ही थे। तो इन्वेस्टर के रिटर्न स्कीम के रिटर्न से 21% कम थे। सिमिलरली इंडिया फंड जो कि ग्लोबल फंड्स हैं, जो कि ग्लोबल फीडर फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप उनको देखोगे तो फंड के रिटर्न 10.68 थे, बट इन्वेस्टर के रिटर्न 3.46 ही थे, वहां पे मतलब 7% का गैप था। ये जो स्कीम रिटर्न और फंड रिटर्न के बीच का गैप है वो बिहेवियर गैप है, मतलब हमारी इनएबिलिटी टू कम इन एट द राइट टाइम एंड गो एट द राइट टाइम। किसी को भी मतलब सही टाइम पे आना और सही टाइम पे जाना, ये काम जो है मतलब करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। सो फंड्स विच आर थेमेटिक्स, वहां पे आप सही टाइम पे आ पा, जो सही टाइम पे जा नहीं पाएंगे, दोनों लेग्स कर पाना प्रैक्टिकली नियरली इम्पॉसिबल है। तो ये जो इमोशंस हैं, दे आर द रियल विलेंस व्हेन इट कम्स टू getting an optimal investment performance. So if you are long term, if you're regular, you do well, but if you try to time the market and if you're emotionally vulnerable, then it becomes all the more difficult. दो प्राइमरी इमोशंस हैं जिनके हम मतलब जो हम पे हावी होते हैं। एक इमोशन है ग्रीड, तो आपको ग्रीड का एग्जांपल बताता हूं। जंगल में जीब्रास व्हेन दे आर इन अ ग्रुप, तो जीब्रास जो पेरिफेरी में होते हैं, मतलब सामने होते हैं, पीछे होते हैं या साइड्स में होते हैं, उनको घास सबसे शानदार मिलती है। जो बीच वाले जीब्रास होते हैं ना, उनको घास अच्छी नहीं मिलती है, क्योंकि आजू बाजू वाले लोग सब जो है वो खत्म करते हैं अच्छी घास। जो बीच वाले जो होते हैं उनको घास जो है वो थोड़ी कम अच्छी मिलती है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मिल जाती है उनको। ये जो बीच वाले होते हैं, ये बीच वालों को घास भले अच्छी नहीं मिले, लेकिन एक टाइम पे ये बीच वाले लोग जो कि मतलब बीच में है, उनको बहुत फायदा होता है। और फायदा कब होता है? जब when there is a lion attack on the herd, when there is a lion attack on a zebra herd, तो जो पेरिफेरल वाले हैं, जो मतलब सबसे ग्रीडी थे, सबसे आगे खाने की कोशिश कर रहे थे, अटैक उन पे ही होता है। जो बीच पे थे उनको कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपकी पोजीशन बीच में है, आपने बैलेंस्ड व्यू लिया है चीजों का और आप ग्रीडी नहीं है, तो यू नॉर्मली टेंड टू डू रीजनेबली वेल। तो ग्रीड का एक उदाहरण बताता हूं आपको। 2020 when the COVID crisis happened and lot of us were at home, say from March 20 onwards, तो March 20 से लेके July August 20 तक मतलब it was all of us were fairly nestled at home, salaries were coming, savings were higher, spending was muted, we were not traveling a lot, we were not going out and eating a lot. In an environment or a setting like that, when savings were high and when markets were doing reasonably well, तो लोगों ने मतलब सोचा कि भाई चलो अभी अपन पैसा जो है थोड़ा बहुत कैपिटल मार्केट्स में डालना शुरू करते हैं। तो कैपिटल मार्केट्स में व्हेन पीपल स्टार्टेड टेकिंग एन एक्सपोजर, तो हमने रेयर व्यू को देखा और 2020 में हमने देखा कि भाई सबसे अच्छा किसने किया? फार्मा ने किया और आईटी ने किया। तो देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु सॉ व्हाट वाज डूइंग वेल, उन्होंने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लिए और खुद होके मतलब आईटी फंड्स और फार्मा फंड जैसे फंड्स खरीद लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो लास्ट साइकिल का विनर होता है वो अगले साइकिल का लूजर होता है। तो आप गाड़ी में चढ़े नहीं कि वो अगले साल वो विनर लूजर बनना ही है। विधि का विधान है ये कि आप अगर गाड़ी में चढ़ गए तो किसी ने बहुत अच्छा किया और अगले साल फिर से अच्छा करेगा, ऐसा लाजमी नहीं है।
सो डाउन साइकिल में अगर फार्मा और आईटी अच्छा था, तो अप साइकिल में फार्मा और आईटी जो था वो खराब था. And lot of money we saw between 2021 and 22, it chased IT, and that is where a lot of problems happen. Don't chase the best. Go to a partner. He scans the whole universe for you. He buys the consistent funds for you. Important thing is to buy consistent funds and not the winning funds. In fact, winning funds के बारे में डेटा है कि अगर आपने लास्ट ईयर के विनिंग फंड में पैसा डाला है, तो देर इज अ जस्ट अ क्लोज टू अराउंड 32% पॉसिबिलिटी कि पिछले साल का विनर फंड अगले साल भी टॉप क्वार्टाइल हो सकता है. नॉर्मली वो सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल या फोर्थ क्वार्टाइल ही रहता है. तो हमने हाथ लगाया तो सीजेस टू बी विनर, ये एक मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड है. तो देयर विल ऑलवेज बी एक्सेप्शंस टू दिस रूल, बट इट ट्रेडिशनली इट पेज टू बाय consistent funds and not winning funds. So don't fall to the lure of what is doing well at a particular time. There are fads which can come and which can go. और 2021-22 में हमने वही देखा, 4.6 करोड़ के आसपास हमारे डीमैट अकाउंट्स थे जो साल भर में 10 करोड़ हो गए. हम लोगों ने करीब करीब 10 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट्स खोल लिए और हमने 11 करोड़ ड्रीम 11 अकाउंट्स भी खोल लिए. तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो जर्नी है, it does not actually it might give us some kick, some thrill immediately, but from a long term wealth creation standpoint, it is not something which does any of us any good. तो पहला जो इमोशन जो है जिससे हमें संभल के रहना है वो है ग्रीड. और दूसरा जो इमोशन है जिसको हमें मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहता हूं मैं आपके लिए, एंड दैट इज समथिंग एल्स which is courage. So if you look at Indian data, what you will find is that from 1991 onwards, हमारी इकोनॉमी का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 15% रहा है. सो यू विल हैव से 7-8% इन्फ्लेशन, यू विल हैव से 6-7% से जीडीपी ग्रोथ. तो हमारा मोटा मोटी 15% के आसपास का हमारा नॉमिनल जीडीपी रहा है. जितना नॉमिनल जीडीपी रहा है उतना ही हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़े हैं और उतना ही हमारा सेंसेक्स जो है उतने ही ऊपर गया है. तो आपने लमसम पैसा डाला है तो 15% रिटर्न आया है, और एसआईपी भी किया है आपने तो भी आपको रिटर्न करीब करीब 15% ही आया है. बट आप कहते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट 15, आई वांट मोर. इफ यू वांट मोर एंड इफ यू आर हंग्री फॉर मोर रिटर्न्स, देन वी नीड टू हैव द एटीट्यूड ऑफ दिस एनिमल व्हिच इज कॉल्ड एज हनी बैजर. ये हनी बैजर जो एनिमल है ये बड़ा छोटू सा होता है, 2.5-3 फुट का होता है, वजन भी बहुत कम होता है उसका, लेकिन बंदे में एटीट्यूड फुल ऑन है. मतलब है छोटू सा लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन है. इतना एटीट्यूड इसमें है कि ही हैज बीन लिस्टेड इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट फियरलेस एनिमल. और ये मोस्ट फियरलेस एनिमल इसलिए बोला जाता है इसको कि इसको लड़ना होता है तो लायन से भी नहीं घबराता और लेपर्ड से भी नहीं घबराता. यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड मे बी type a honey badger leopard fight. So there was this leopard who was trying to intimidate baby of a honey badger, and then honey badger tries to get even with leopard and leopard runs away. So that's the kind of attitude that honey badgers have. Honey badgers जो हैं adversity में their courage comes to the fore. Similarly जो Indian equity markets हैं उसमें मतलब लॉन्ग टर्म आपको बने रहे आप, मतलब इफ यू वांट 15% रिटर्न, 14% रिटर्न, तो पिछले 40 साल में आप लगे रहे, रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे तो आपको 14-15% मिला है. आपने 10-15-20 साल के लिए पैसा डाला है तो. लेकिन इफ यू वांट मोर, तो देन देयर आर सर्टेन ओकेजन्स व्हेन यू कैन मेक आउटसाइज रिटर्न्स, बट दीज आर अनपॉपुलर टाइम्स टू इन्वेस्ट. सो दिस इज डेटा फ्रॉम से 2005 टिल से रिसेंट February 2023. तो 10 लाख रुपए अगर समझ लीजिए हमने डाले होंगे अप्रैल 2005 में, तो अभी वो 89 लाख हो गए हैं और हमने 12.9% का कैगर बनाया है. लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है इस जर्नी में 2005 से 23 के बीच में, जब मार्केट्स जो हैं वो मतलब खरीदने के लिए बहुत शानदार थे लेकिन सेंटिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बेकार थे. वन वाज 27 अक्टूबर 2008 एंड द सेकंड टाइम वाज 23 मार्च 2020. Both the times, 2008 October and March 20, Sensex was available at a market cap to GDP ratio of 55-56%. दोनों बार. तो वॉरेन बफेट का एक पॉपुलर रेशियो जिसको बफेट इंडिकेटर कहते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट सस्ता है महंगा है, अगर ये देखना है ना तो ज्यादा मत देखो, ये देखो कि व्हाट इज द साइज ऑफ द जीडीपी और ये देखो व्हाट इज द साइज ऑफ मार्केट्स. इफ साइज ऑफ द मार्केट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द जीडीपी, मार्केट इज एक्सपेंसिव. या साइज ऑफ द मार्केट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन जीडीपी, मतलब मार्केट सस्ता है. तो लॉजिकली अगर इंडिया का जीडीपी आज अगर $3.5 ट्रिलियन का है,
तो इंडिया का मार्केट कैप भी $3.5 ट्रिलियन होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मार्केट कैप 3.2 ट्रिलियन है और जीडीपी 3.5 है, इसका मतलब मार्केट जो है वो थोड़ा जीडीपी से कम है, मतलब मार्केट महंगा नहीं है, मार्केट मार्जिनली सस्ता है। आइडियली 100% का मार्केट कैप टू जीडीपी रहा, मतलब मार्केट वाजबी है, फेयर है। बट इन दोनों टाइम क्या हुआ, इट वॉज अवेलेबल एट अ मार्केट कैप टू जीडीपी ऑफ 55-56%, मतलब जो होना चाहिए उससे 44% सस्ता था। लेकिन इस समय एक प्रॉब्लम होता है, जब 2008 में यू विल हैव एन इंट्राडे मार्केट ऑफ 7,700 ना, सम फॉरेन ब्रोकरेज हाउस विल राइट अ रिपोर्ट, सेंसेक्स लाइकली टू गो टू 6,000. So it's an emotionally tough buy. Logically, it's a good buy, but it's an emotionally tough buy. Equity is the only asset class जो जितना महंगा होता है उतना खरीदने में मजा आता है, और सस्ता होता है तो खरीदने में परेशानी होती है। कपड़ों के साथ में ऐसा नहीं होता है, बट इक्विटी के साथ में ऐसा जरूर होता है। सोने के साथ में ऐसा नहीं होता, बट इक्विटी के साथ में ऐसा जरूर होता है। बट इफ यू कैन मस्टर करेज एंड इन सच टाइम्स विच कैन कम ओनली से वंस और ट्वाइस एवरी डिकेड, जब ऐसा टाइम आता है और उस समय आप मतलब थोड़ा करेज दिखा के मतलब आप पैसा डालते हैं, तो अगर आपने इनिशियली समझ लिया 10 लाख रुपए डाला है और 10 का 15 लाख रुपए आपका हो गया है, आपने अगर 5 लाख रुपए अगर समझ लीजिए अक्टूबर 2008 में डाल दिया और 5 लाख रुपए आपने 2020 में डाल दिया, तो आपका 10 लाख का 89 लाख नहीं होगा, आपका 1.3 करोड़ हो जाएगा। आप 4 टाइम्स मोर ऑन योर प्रिंसिपल बना लेंगे, जस्ट बाय बीइंग मोर करेजियस व्हेन मार्केट्स आर cheaper than the long term average. It is very important कि you have to ensure that you are not too greedy and you have to show courage when chips are down. SIPs जो कि हमारे लिए मतलब systematic investment plans which is our model to create wealth for a long period of time. इसमें सबसे अच्छी मेमोरीज जो होती है डॉल्फिन की होती है, और डॉल्फिन जो होती है उनकी खासियत है कि वो अगर अपने साथी से अगर 20 साल बाद भी मिले तो दे विल स्टिल रिमेंबर द विसल ऑफ दैट मेड दैट दे हैड 20 years बिफोर। तो ये जो 20 साल पुराना आंकड़ा जो है, जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेमोरी का इस्तेमाल करके थोड़ा कि 20 सालों में क्या हुआ है। पिछले 20 सालों में आप 2-3 बार टेस्ट हुए हैं। 2003 से 2023 के बीच में अगर आप देखो, आपने जनवरी 2003 से अपनी एसआईपी चालू की, जनवरी 2008 तक एसआईपी शानदार चलती रही और मार्केट्स कंटिन्यूसली ऊपर गए हैं। 2800 का सेंसेक्स था मई 2003 में, जो कि जनवरी 2008 में मतलब 20,807 पे पहुंच गया 7 जनवरी को। उसके बाद में मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग एंड बाय जुलाई 2008 मार्केट्स फेल बाय अराउंड 33%। एट दिस पॉइंट आपने सोचा कि चलो यार अभी मार्केट्स 30% गिर गए, लेट मी स्टॉप माय एसआईपी। आपने अपनी एसआईपी स्टॉप कर ली। अगर आपने एसआईपी अपनी स्टॉप कर ली तो आपने जैन 03 से जुलाई 08 के बीच में करीब करीब 6,70,000 इन्वेस्ट किए हैं एट 10,000 रुपीज पर मंथ, जिसका 12,19,965 हो गया है। आपको 22% का एक्सआईआर मिला। आपने बोला धन्यवाद, आप गाड़ी से उतर के चले गए। लेकिन अगर आप बने रहते गाड़ी में क्या हुआ कि मतलब और अप्रैल 20 के बीच में एक महीने में सेंसेक्स 30% नीचे गिरा है। तो अगर समझ लीजिए हम अप्रैल 20 में घबरा जाते और अप्रैल 20 में हम अपनी एसआईपी बंद करते, बाय दैट टाइम जैन 03 से लेके मतलब अप्रैल 20 तक हमने 20,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते, उसका 45,14,000 रुपीज हुआ। हम वो पैसे लेके हम गाड़ी से उतर जाते और हम चले जाते। लेकिन अगर हम बने रहते एंड यू आर स्टिल इन द मार्केट तो क्या होता? तो ये जो हमारा 45,14,000 था वो पिछले 3 साल में, इनफैक्ट 3 साल पूरे नहीं हुए, अभी हो जाएंगे अगले महीने में। तो अगर आप अभी देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज इफ यू हैव जस्ट स्टेड पुट, तो ये जो 45,14,000 जो है वो अभी बढ़ के हो गया 98,29,016 रुपीज। जस्ट बाय स्टेइंग पुट हमारा पैसा जो है कंटिन्यू हमने की हमारी एसआईपी, 20,80,000 का हमारा मंथली थ्रूपुट जो था ओवरऑल वो 24,20,000 हो गया। लेकिन 45 लाख हमारा 98 lakhs हो गया just by staying there. In worst times, in times when sentiment is poor but fundamentals are likely to revert to mean, those times are worst times to sever or break relationships with the market. At that time, you just have to stay put. तो आप जब भी बुरा समय आए तो आपको बने रहना है। और अगर आप बने रहने से और बेहतर क्या कर सकते हैं, whenever you do a SIP, always do a top of SIP.
एंड इफ वन वुड हैव डन अ टॉप अप एसआईपी फ्रॉम जैन 03 से लेके अब तक, तो आपने देखा है कि नॉर्मल एसआईपी में 24,30,000 का 98 lakhs हुआ है और ये आपका 12% का XRR है. बट अगर आप टॉप अप करते हैं 10,000 रुपीज इनिशियल के बाद में, तो you would have invested as much as around 70,74,000 and it would have become say 1 crore 91 lakhs. जो 98 lakhs हुआ है वो बन जाता आपका 1 crore 91 lakhs. So this is a very simple way to ensure that you create sustained wealth. आज का जो टाइम है वो टाइम पिछले 1.5-2 साल से हमारे पेशेंस को टेस्ट करने वाला टाइम है, बिकॉज मार्केट्स हैव बीन रेंज बाउंड 60,000 के आसपास ही है. तो वी समटाइम्स गेट अनइंटरेस्टेड, वी थिंक मार्केट्स बोरिंग है या बहुत कुछ उसमें एक्शन नहीं हो रहा है. तो दिस इज नॉट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट हैज हैपेंड बिफोर आल्सो. बट आई वांट टू टेल यू दैट यू मेक मनी इवन इन फ्लैट मार्केट्स and you make very good money in flat markets, because flat markets could appear flat from point to point, but they are not flat. They move around in a range, they can move up and down the range, and that's the reason I'm giving you some practical input and practical insight. So these years are called as Garland years, मतलब उसका शेप गार्लैंड के जैसा है. जैसे फरवरी 2000 में सेंसेक्स था 5,993, 5,933, और फिर 9 जनवरी 2004 को इट अगेन केम डाउन टू 6,026. तो मतलब 4 साल के लिए सेंसेक्स जो था वो सेम इंडेक्स पे था, लेकिन वो सेम इंडेक्स भले दिख रहा है आपको 4 साल में फ्लैट इंडेक्स था, उसमें एक बॉटम आया था. वो बॉटम आया था सितंबर 2001 में, जहां पे सेंसेक्स फेल एज मच एज 2600. तो पीक से वो 56% नीचे आया और फिर वापस जो है वो 2004 में 6000 पहुंच गया. इस पीरियड में अगर आपने एसआईपी की होती तो आपने 48 महीनों तक आपने अगर मतलब लगातार एसआईपी की होती तो यू वुड हैव इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज पर मंथ, 4,80,000 रुपीज. You would have still made 7,72,000 rupees. और आपका जो एवरेज सेंसेक्स है ये 5,933 भी नहीं है और ये 6,026 भी नहीं है, क्योंकि आप हर महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपने 5,933 में भी डाला है, आपने 2,600 में भी डाला है और बीच में भी डाला है. तो आपका एवरेज सेंसेक्स इज 3,805 फॉर दैट पीरियड. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, व्हेन मार्केट्स फॉल योर SIPs बाय मोर यूनिट्स फॉर यू. तो समझ लीजिए 4,80,000 रुपए हमने पूरे डाल दिए होते फरवरी 2000 में, तो क्या होता, हमको 92 यूनिट्स मिलते. लेकिन हमने ये जो 4,80,000 हमने लमसम नहीं डाले, हमने 10-10 हजार रुपए डाले हैं ओवर अ 48 मंथ पीरियड. तो इन अ बैड मार्केट फॉर द सेम अमाउंट वी हैव गॉट 130 यूनिट्स. मतलब डिस्काउंट है अपने लिए, सेल हो गया भाई. दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड. वी हैव फाउंड अ फिनोमिनल 35-40% सेल इन अ बेयर मार्केट. बेयर मार्केट जब आता है उसका नुकसान एक ही इंसान को होता है जिसको पैसा तभी चाहिए. एनीबडी हु वांट्स मनी लेटर, फॉर दैट इन्वेस्टर बेयर मार्केट इज अ godsend opportunities, because it allows you to buy more units at a lower cost, and that is what we are investing for. SIP का पर्पस ही वो है, इमोशन को इन्वेस्टिंग से निकालो और रेगुलर इन्वेस्ट करके मार्केट के एवरेज रिटर्न के नजदीक चले जाओ. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू इन SIPs. नेक्स्ट टाइम सेम इंस्टेंस आया दिसंबर 2007 से सितंबर 2010 तक. सेंसेक्स दोनों टाइम 20-20 हजार पे था, फ्लैट इंडेक्स था. अगर आप लमसम डालते तो प्रैक्टिकली 0 रिटर्न मिलता. लेकिन अगर हमने SIP करी है तो 7 से लेके मार्च 9 के बीच में एक पीरियड आया है जब इंडेक्स 60% के आसपास गिर गया था, पीक से टफ. उसके बाद में रिकवर कर गया. इस पीरियड में अगर आपने मतलब 3,40,000 रुपए डाले, 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर 34 मंथ्स, तो उनका बन गया है 4,84,000. एवरेज सेंसेक्स जिस तरह से आपको वहां पे 6,000 नहीं मिला, फर्स्ट इंस्टेंस में 3,800 मिला, यहाँ पे भी आपको सेंसेक्स का एवरेज 20,000 नहीं था, 15,171 था. आपका XRR फर्स्ट इंस्टेंस में 25% था, अभी 27% है. 27% XRR इन अ मार्केट विच इज फ्लैट. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप 20,290 के इंडेक्स पे लमसम डालते तो आपको 16 यूनिट मिलते. लेकिन आपने SIP के थ्रू अपनी यूनिट्स एक्वायर किए हैं तो आपको 40% ज्यादा यूनिट्स मिले हैं. तो whenever you get stuck in a range bound market, thank our stars, because it will not remain range bound for a very long time. It goes back and it crosses its initial level and you end up doing very well. ये भी जो टाइम है ये फ्लैट मार्केट्स का टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम हुआ नहीं है. और हमारा ऐसा मानना है कि people who have done SIPs, they would not have lost money, but they haven't made great money.
बट जैसे जैसे आप टाइम देंगे तो जो पहले बार की मंदियों के साथ में आपका एक्सपीरियंस रहा है उससे मिलता जुलता या उससे बेहतर एक्सपीरियंस आपको आगे ही मिलेगा। तो कभी भी ये जो ईयर्स हैं, जो फ्लैट मार्केट्स होते हैं, इनसे घबराना नहीं है, क्योंकि फाइनली जो है आपको इसमें एक बड़ा शानदार सा हार जो है, गार्लैंड जो है, वो मार्केट आपको मतलब इज्जत के साथ पहनाएगा और आपको अच्छे रिटर्न ऑफर करेगा। इंपॉर्टेंटली अभी क्या करना है या अभी हमारा मार्केट के ऊपर व्यू क्या है, तो उसके लिए मतलब हमारी एक बड़ी प्यारी सी चिड़िया है, कैलिफोर्निया स्क्रब जे कहते हैं इसको। तो इट इज गॉट दिस ब्यूटीफुल इंस्टिंक्ट विच इज वेरी मैथमेटिकल। ये तो मतलब इसकी एक खासियत है कि जिस तरह से गिलहरी जो है वो उसको याद रहता है कि वो अपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें छुपाती है, तो ये जो बर्ड है, ये बर्ड इन ग्रेटर नंबर्स अपने कैशे क्रिएट करती है और वहां से मैथमेटिकली जो है वो सेविंग्स करती है अपना और एक ऑब्जेक्टिव व्यू फॉर्म करती है। तो एक थोड़ा सा मार्केट और इकोनॉमी पे एक ऑब्जेक्टिव टेक लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव टेक ये है कि 2022 ये जो साल था, ये पिछले करीब करीब 1988 के बाद से पहला साल था जब ग्लोबली बॉन्ड ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया और इक्विटी मार्केट ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके पहले इस तरह का कोई एपिसोड हुआ नहीं था जब दोनों ने नेगेटिव रिटर्न ग्लोबल स्केल पे दिया है। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया ओवर लास्ट ईयर in terms of not getting great returns is not a phenomena which is localized. It is a global phenomena. In fact, we have done significantly better than the rest of the globe. It is something that I'll cover later. But I want you to know that this is a larger phenomena which has got played out. और generally ये होता नहीं है। तो जो बुरा था वो हो चुका है, और उसके बाद में हम एक ऐसी परिस्थिति हम देख रहे हैं अभी कि हमें समझना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि रिटर्न मतलब ग्लोबली बॉन्ड्स और इक्विटीज दोनों में नहीं आए, और हिंदुस्तान में भी ऐसा क्यों हुआ कि रिटर्न क्यों नहीं बने। तो एक चिड़िया होती है, उसका नाम कैनरी है। कैनरी क्या करती है कि 1911 से 1986 के बीच में जब लोग कोल माइन में जाते थे, तो कोल माइन में देयर इज ऑलवेज दिस डेंजर ऑफ कमिंग अक्रॉस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लोग कैनरी को एक केज में बंद करते थे और लोग जो है वो कैनरी को लेके जो है कोल माइनर्स कोल माइन के अंदर जाते थे। कैनरी जो है वैसे तो काफी हल्ला गुल्ला मचाती है, शी croons songs and all of that, but when she nears a stage where carbon monoxide starts affecting her, तो उसकी आवाज बंद हो जाती है और उस पे फिर जो है माइनर्स को समझ में आ जाता है कि आगे खतरा है। सिमिलरली मार्केट के लिए जो खतरा जो होता है प्रोडोमिनेंटली जो है वो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स के लिए से आता है। इक्विटी मार्केट को बहुत बार खतरा डेट मार्केट की तरफ से आता है। तो अगर आप डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट की रिलेशनशिप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि 1981 से लेके मोटा मोटी एक बड़ा लंबा सिलसिला यूएस में शुरू हुआ, जो कि मतलब 81 में उनके वहां 15% ब्याज मिलता था और मोटा मोटी वो ब्याज घट के हो गया 0.51 बाय 2020। मतलब ब्याज दर 15% से घट के हो गई 0.51। जब ब्याज दरें 0.51 हो जाए, इसका मतलब एफडी में आपको मतलब प्रैक्टिकली शून्य जैसा ब्याज मिलता है। तो वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, इफ इंटरेस्ट रेट्स आर जीरो, इक्विटी वैल्यूज कैन बी इनफाइनाइट। तो जब ब्याज दरें बहुत 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 ज्यादा नीचे गिर गई तो लोगों का रिस्क एपिटाइट बढ़ गया और लोगों ने फिर रिस्क एसेट्स में बहुत इन्वेस्ट किया और उसका फायदा बहुत जो है वो इक्विटी मार्केट्स को हुआ है। तो इक्विटी मार्केट्स जो है उनका इतना जबरदस्त उद्धार हुआ है और ग्लोबली भी हुआ और इंडिया में भी हुआ है कि जो पीरियड था 81 से लेके 2020 तक का, जिसमें कि बॉन्ड्स 15% से 0.5 हुए, इस पीरियड में उनका जो इंडेक्स है वो मोटा मोटी मतलब 116 का करीब 3,300 हो गया और इसमें लोगों ने बहुत वेल्थ क्रिएट की। ये जो बड़ा ट्रेंड था इसको ब्रेक लगा अगस्त 2020 से, क्योंकि अगस्त 2020 से लेके अब तक ये जो यूएस का जो बॉन्ड था जिसमें सिर्फ 0.5% ब्याज मिलता था, ये 0.5% ब्याज जो है वो बढ़ के करीब करीब 3.5% के आसपास हो गया। तो व्हेन यू हैव लो इंटरेस्ट रेट्स तो आप रिस्क लेते हो, तो इक्विटी से बेहतर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो टीना इफेक्ट, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू इक्विटी। लेकिन जब ब्याज दर बढ़ जाते हैं और 0.5 का ब्याज जो है वो बढ़ के 3.5% हो जाता है, मतलब ब्याज 7 गुना ज्यादा हो गया। समझ लीजिए इंडिया में एफडी रेट 7% है, वो 7 गुना हो गया, मतलब 49% एफडी में ब्याज मिलने लगा। अगर एफडी में आपको ब्याज 49% मिलेगा तो आप क्या इक्विटी में पैसा डालेंगे क्या? आप थोड़ा रुकेंगे, सोचेंगे कि और पैसा डालूं क्या। तो सिमिलरली जब यूएस में बॉन्ड्स इतने ज्यादा अच्छे रिटर्न देने लगे तो पीपल रिविजिटेड देयर
इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो जब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई तो जो इक्विटी था वो अकेला ऑल्टरनेटिव नहीं रहा, और ऑल्टरनेटिव खुल गए, तो वर्ल्ड टीना से तारा हो गया। मतलब देयर आर रीजनेबल ऑल्टरनेटिव्स बिसाइड्स इक्विटी आल्सो। तो इसलिए अमेरिका में अगर किसी को पहले 7% इक्विटी 7% पोर्टफोलियो में रिटर्न चाहिए होता तो 56% इक्विटी और 44% डेट कर देते, तो उनको 7% मिल जाता, अज्यूमिंग कि 12% रिटर्न इक्विटी का होता और 0.5% यूएस का 10 ईयर बॉन्ड में होता। लेकिन अब क्या हो गया है, आपको 7% के लिए आपको 56% इक्विटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 0.5% जो डेट था वो 3.5% हो गया। तो आप डेट का एलोकेशन थोड़ा बढ़ा भी दोगे तो भी आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म 7% पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ग्लोबल रीअलाइनमेंट हुआ है, लोगों ने ज्यादा पैसा इक्विटीज के अगेंस्ट में डाला है, और अदर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, टैक्स गोल्ड हो गया, ट्रेजरीज हो गए, यूएस बॉन्ड्स हो गए, उस तरफ पैसे का रुझान जो है वो ज्यादा बढ़ा है। और इसका खामियाजा जो है वो सारे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में भुगता है, और हमने भी थोड़ा बहुत भुगता है। लेकिन इंडिया ने बहुत बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है 2020 से 22। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जब 2008-9 का जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था तो एफ ने इंडिया से $15 बिलियन निकाले थे, एंड व्हेन दे टुक आउट $15 बिलियन फ्रॉम इंडियन इक्विटी मार्केट्स तो हमारा निफ्टी 58% गिर गया था। लेकिन इस बार जब 2021 से 22 के बीच में एफ ने हमारे देश से $34 बिलियन निकाले थे तो हमारा निफ्टी इस बार सिर्फ 11% गिरा था। और इसलिए सिर्फ 11% गिरा क्योंकि जब एफ ने $34 बिलियन निकाले तब डी ने $40 बिलियन डाले हैं। और उसके साथ में हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अभी 13,600 करोड़ की एसआईपी बुक है, जिसमें कि मतलब एनजे जैसा शानदार प्लेयर जिसकी करीब 1400 1450 करोड़ की सिप बुक होगी। तो ये जो थोड़ा थोड़ा करके म्यूचुअल फंड्स ने एक बड़ा सेविंग्स पूल इक्विटी मार्केट्स को दिया है, तो इससे इंडियन मार्केट्स में बहुत बढ़िया बैलेंस आया है। पहले हमारा एफआई पे जो डिपेंडेंस था वो इस बार हमने थोड़ा रिड्यूस किया, और जब हम सिर्फ 11% गिरे उस समय बाकी के मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरे हमारे कंपैरिजन में। मतलब सेम टाइम में एसएनपी 23% गिरा, बाकी के इमर्जिंग मार्केट्स 30 और 35% गिरे। तो हमारा जो मार्केट है बाकियों के अगेंस्ट में उसका आउट परफॉर्मेंस बहुत बड़ा हो गया था 2021 और 22 में। तो ये जो साल रहा है पिछला 6 महीना साल भर में, वो एक नॉर्मलाइजेशन का साल रहा है। मतलब इंडियन मार्केट्स लॉन्ग टर्म में बाकी के जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ब्राजील, रशिया, चाइना, इनसे नॉर्मली मतलब 45% महंगे होते थे, जो कि पिछले साल 90% ज्यादा महंगे हो गए थे। लेकिन क्योंकि पिछले 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो वापस अभी ये नॉर्मल वैल्यूएशन की तरफ आ गए। मतलब हमारा मार्केट जो है वो हमारा जो लॉन्ग टर्म महंगाई है उसके नजदीक आ गया है। तो हमारे मार्केट का झाग कुछ नहीं है, हम बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू इज कि हमारा जो मार्केट कैप टू जीडीपी जो है वो भी बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अराउंड 90% मार्केट कैप टू जीडीपी, विच इज वेरी नॉर्मल। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मार्केट समझ लीजिए और 3-6 महीने परफॉर्म नहीं करेगा तो मार्केट्स विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 2025 मार्च। मतलब मार्केट इज एन एंटिसिपेटरी मैकेनिज्म, कल क्या होने वाला है वो आज सोचने की कोशिश करता है। तो मार्केट जब मार्च 25 के ऊपर आप देखते हैं तो मार्केट अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पे दिखने लगेगा। और अगर मार्केट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे जब दिखता है तो उसके बाद जब मार्केट की वापसी होती है तो बहुत शानदार होती है। कई बार मैं बोलता हूँ कि भाई इंडिया में 87 से 92 एक बड़ा तेजी का पीरियड था, लेकिन उस वजह से उसके बाद के 10 साल खराब हो गए। 87 में 510 का मार्केट था, 92 में वो 4200 हो गया। तो 5 साल में इंडेक्स 8 गुना ऊपर चला गया। नॉर्मली सिर्फ डबल होना चाहिए लेकिन वो 8 गुना ऊपर चला गया। उस वजह से अगला पूरा डिकेड वेस्ट हो गया। तो समटाइम्स इन मार्केट्स आर रेंज bound and they don't do too well, but earnings are improving. It's a great place to be, and that's the reason that I'm showing you this data point. This is from 2001 to 2003. ये जो टाइम था ना इंडिया में, ये टाइम वो टाइम था जब 2001 में भी इंडेक्स 3000 था, 2002 में भी 3000 था, और 15 में 2003 तक भी सेंसेक्स 3000 पे था। लेकिन करीब करीब 2.5 साल सेंसेक्स सेम लेवल पे था, लेकिन फॉलिंग वैल्यूएशन
तो उसके बाद जो रॉकेट लगता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग, अर्निंग्स जो है वो डबल हो गई और आपका मार्केट जो है वो ऑटोमेटिकली 3,000 से 11,000 चला गया। तो व्हेन यू हैव साइडवेज मार्केट एंड इंप्रूविंग फंडामेंटल्स, then you typically have better days ahead. So if you are at 60,000 levels and your EPS is growing and you are not doing too well, so I'm not saying that it is going to be a repeat of 2003 to 2008, but marginal safety जो है बढ़ते रहता है and odds of losing money reduce होते रहता है। तो I'm pretty confident that I think हमारा earnings profile जो है वो at this point of time okay है, लेकिन valuations compelling होते जा रहे हैं और उस वजह से फ्यूचर रिटर्न्स जो हैं उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बढ़ती जा रही है। जस्ट ट्रस्ट कि जो पहले अच्छा नहीं कर रहा है वो आगे अच्छा करेगा, मीन रिवर्जन होता ही है। तो जॉन बोगल का एक बहुत अच्छा, वो फादर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है, वो कहते हैं मीन रिवर्जन इज द आयरन रूल ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आपको एक उदाहरण देता हूँ, मार्च 2009 को अगर आप देखते तो आप क्या पाते कि मार्च 2009 में अगर आप 3 साल पहले, अगर किसी ने मार्च 2009 के 3 साल पहले स्मॉल कैप फंड्स में पैसा लगाया होता तो 6 से 9 के बीच में रिटर्न सिर्फ -17% होता स्मॉल कैप फंड्स का, और निफ्टी 50 का -7% होता। तो पास्ट अच्छा नहीं दिख रहा था, इट वॉज नॉट लुकिंग गुड, बट व्हेन पास्ट वॉज नॉट लुकिंग गुड, इफ यू इन्वेस्टेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आगे क्या हुआ, 9 से 12 के बीच में, 9 से 12 के बीच में स्मॉल कैप गिव 34% रिटर्न एंड निफ्टी गिव 27% रिटर्न। तो व्हेनेवर योर पास्ट इज नॉट गुड, तो ऐसा नहीं होगा कि आगे बुरा रहेगा। जब भी आपका पास्ट 3 इयर्स बहुत अच्छा नहीं लग रहा है तो उस समय नेक्स्ट 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स सुधरने की गुंजाइश काफी बेटर हो जाती है। सिमिलरली सितंबर 2013, 10 से 13 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन -15, निफ्टी 50 वाज -2। आप पैसा अगर लगाते सितंबर 13 में तो सितंबर 16 तक वापस 34% स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर है और निफ्टी 50 14% ऊपर है। सिमिलरली मार्च 20 कोविड लोस, उस समय अगर आप 3 साल पहले के रिटर्न देखते तो स्मॉल कैप इंडेक्स वाज डाउन -18, निफ्टी वाज डाउन -6। इफ यू इन्वेस्टेड मनी then small cap is up 32 and nifty is up around 20. So when past is not looking good, don't be saddened or apprehensive about the future. अगर देश में अर्थव्यवस्था ठीक ठाक है, कंपनियों का मुनाफा बढ़ने वाला है और आपका पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है अच्छा, तो आगे अच्छा होने की उम्मीद जो होती है वो और प्रबल और शक्तिशाली होती है। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? इस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द होल स्टोरी एंड जस्ट सी दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप्स आर चीपर देन मिड कैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका 10 साल का पैसा है तो आपको मतलब डेफिनेटली स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम आफ्टर से PLI बोल लीजिए या आफ्टर लॉट ऑफ फोकस ऑन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर चाइना +1, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, मतलब जो डेप्थ है स्मॉल कैप्स की वो भी इंप्रूव हुई है। तो आपको 10 इयर्स के लिए इक्विटी इज अ वेरी गुड एसेट क्लास एंड विद इन दैट स्मॉल कैप्स आर एक्सट्रीमली गुड टू हैव। आप पैसा कैसे डाल सकते हैं? आपका बहुत लंबा व्यू है तो आप लमसम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज एक बहुत एस्टैब्लिश सक्सेसफुल प्लॉट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए की आपने STP 18 महीने में कभी भी की है किसी बुरे समय में, तो आप हमेशा मतलब 11% से लेके 20% रिटर्न के आसपास आपने कम से कम CAGR बनाया है। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट टुडे, स्टार्ट 18 month STP, और अगर मार्केट उसके बीच में थोड़े करेक्ट होते हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ डिसाइड करके पैसा और एक्सीलरेटेड तरीके से भी आप STP कर सकते हैं। तो आप लमसम डालना है, लमसम डालिए फ्रॉम अ 10 ईयर पर्सपेक्टिव। SIP तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपके पास में ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पैसा है तो आज बैंक अकाउंट में रखने के बजाय पुट इट इन लिक्विड फंड, बिकॉज कॉल रेट्स आर 620 630, तो लिक्विड फंड के रिटर्न्स उससे बेहतर है। आपका पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3.5-4% पे है, तो आप ट्रांसफर स्कीम में आप सेविंग्स बैंक अकाउंट से बहुत ज्यादा पैसा बना लेंगे और साथ में आप इक्विटी में भी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। अदर थिंग दैट यू शुड डू राइट नाउ इज इन्वेस्ट इन फंड्स व्हिच आर मल्टी एसेट फंड्स एंड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आपका पैसा लमसम आपको डालना है और लंबे समय के लिए स्टेडी वेल्थ क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपको अगर रेगुलर विड्रॉल चाहिए, आपको रिटायरमेंट इनकम को पूरा करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दिस फंड इज अ ग्रेट फंड फॉर एनी फंड, एनी इन्वेस्टर हु इज लुकिंग फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इन अ स्टेडी मैनर, मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं चाहिए।
अपने को मार्केट के जितने रिटर्न चाहिए उसके आसपास चाहिए, लेकिन वॉलेटिलिटी कम चाहिए। तो ये फंड जो है, आप यंग एज हैं या आप रिटायरी हैं, दोनों के लिए परफेक्ट फंड है अगर आपका रिस्क एपिटाइट मॉडरेट है। तो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि सितंबर 2001 से लेके आपने करीब करीब मतलब 10-11 साल एसआईपी की 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो आपने मोटा मोटी मतलब 19,95,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जिसका आपका 10 साल के बाद में 45,65,000 हो गया। आपने फिर क्या किया, इस स्टेज पे 10 साल के बाद आप रिटायर हो गए और आप अभी उस फंड से जिसमें से आपने ये वेल्थ क्रिएट करी है 45,65,000, इसी से आप 30,000 पर मंथ के हिसाब से सिस्टमैटिक विड्रॉल कर रहे हो। तो आपने मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल करते करते करीब 37,80,000 रुपीज विड्रॉ भी कर लिए, लेकिन उस विड्रॉल के बावजूद भी आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है वो 63,86,428 रुपीज है। आपने इन्वेस्ट कितना किया हुआ है, 19,95,000, विड्रॉ भी कर लिया 3780, बट फिर भी आप 6386 पे हैं। तो इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक इफ यू आर नीड a steady wealth creation and retirement, then I think multi-asset product category is a fantastic category. You can also add something like a balanced advantage fund. तो ये दोनों कैटेगरी की खासियत क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो हमिंग बर्ड की जैसी। हमिंग बर्ड की खासियत क्या है कि हमिंग बर्ड जो है वो इकलौता ऐसा बर्ड है जो एक ही रफ्तार में मतलब जगह पे भी घूम सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, दोनों साइड जा सकता है। इट इज अ 360 डिग्री bird and it can move anywhere that it wants. And that is what even balanced advantage funds or multi-asset funds can do. They can move across asset classes and their feasibility can stand you in good stead. आपका टैक्स भी कम लगता है और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। सो फाइनली दिस इज आवर रिकमेंडेशन। आपको एसआईपी करना चाहिए एक्विटी फंड्स में, आपको लमसम फिक्स्ड इनकम में पैसे डाल के आप एसटीपी कर सकते हैं अपने चुनिंदा एक्विटी फंड्स में, और उसके बाद में आपके पास में एफ बैफ और मैफ मतलब एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें से आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आप लमसम डाल के एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। जस्ट टू कंक्लूड, all of us are patriotic of the highest order, and I'll just maybe conclude by offering an India perspective. India earlier used to be called as the golden sparrow, और इंडिया के बारे में मतलब लोग हजारों साल से इंडिया का गुणगान करते हुए आए हैं। So there is this beautiful book called as Contours of the World Economy written by Angus Madison, जिसमें उन्होंने 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री दी है, और उस हिस्ट्री में आप देखोगे कि पहले 1750 साल इंडिया और चाइना ग्लोबल जीडीपी का 60% कंट्रीब्यूट करते थे, और साल 1750 में इंडिया टू कंट्रीब्यूट 24% of global GDP, while America used to contribute just 2% of global GDP. It's a separate story that today America contributes 19% and we contribute close to around 3.5%. But the limited point that I want to make is that India had it really good for a very, very long time. उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने हमारी बहुत धुलाई की, और जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो we had already lost that pride of place. We were no longer the largest or the second largest nation in the world by GDP, और हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे हो गए थे। हमारा जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल स्कीम ऑफ थिंग में, इट केम डाउन टू एज लो एज अराउंड 1%। 47 से 1991 तक इंडिया ग्रू एट से क्लोज टू अराउंड 3% और सो। इन्फ्लेशन हमारा 12-13% होता था, और एक समय आ गया था 1980s और अर्ली 90s में जहाँ पे मतलब एशिया में कुछ कंट्रीज को टाइगर कंट्रीज कहा जाता था। हांगकांग, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, दे वर कॉल्ड एज टाइगर कंट्रीज। कब्स वर लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस एंड मलेशिया, और उनके ताऊजी जो थे वो चाइना थे, दे वर कॉल्ड एज ड्रैगन। सो व्हाइल ऑल ऑफ देम वर मेकिंग देयर प्रेजेंस फेल्ट एंड डूइंग एक्सट्रीमली वेल, उस समय 80s और अर्ली 90s में इंडिया को लोग बोलते थे एलिफेंट है, लेकिन सोया हुआ एलिफेंट है, मतलब पोटेंशियल है बट रियलाइज नहीं कर रहा है। ये जो टाइम था 1991 का टाइम था, इंडिया वाज वेरी वेरी वल्नरेबल। इंडिया ने अपने इकोनॉमिक हिस्ट्री में कभी अपने गवर्नमेंट डेट पे डिफॉल्ट नहीं किया था, बट वी वर वेरी क्लोज टू डूइंग दैट। वी जस्ट हैड 2 weeks ऑफ मनी फॉर डूइंग ऑयल इंपोर्ट्स। ऐसे में इंडिया फाउंड 3 अनलाइकली सेवियर्स in the form of then Prime Minister Mr. P.V. Narasimha Rao, his Finance Minister Mr. Manmohan Singh, and his Deputy Mr. Montek Singh Ahluwalia. All of them got together. We submitted a blueprint of growth to IMF, and we tried to usher in a growth era of growth. Liberalize किया, license राज end करने की कोशिश की, FDI encourage की, and from 1991 India has been on a upsurge ever since. क्योंकि 91 के बाद से हमारा GDP growth has been around
around 8.2% or so. So pre 91 करीब 3-3.5 था, post 91 हमारा करीब 8.2% के आसपास है. Country which was 14th largest in 1991 today is 5th largest economy in the world. और ये एलिफेंट जो मतलब सोया था वो 90s से लेके 2022 के बीच में खड़ा भी हो गया है और अभी दौड़ भी रहा है. एंड नाउ पीपल हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट दिस एलिफेंट विल आल्सो डांस. तो ऑल ऑफ अस शुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट ये जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट ने लास्ट ईयर इट जस्ट अचीव्ड अ वेरी ह्यूज अकम्प्लिशमेंट कि a country which ruled India for 150 years, we pushed it aside from 6th position, we dislodged it from 6th position, we became 5th, and that's quite an accomplishment. In 30 years of reforms, we have done something really commendable, and over next 10-20 years, we are very confident that we will no longer remain the 5th largest, we will go on to become the 3rd largest economy in the world. हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी और उस प्रोसेस में we are very very confident that even equity market should do extremely well. While जो big picture है वो बहुत अच्छा है, but as investors हमें क्या करना है, हमें ये believe करना है कि जब 1986 में जब सेंसेक्स का पहले कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिलीज हुए थे, वो जो 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे आप, तो एक उन 30 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से सिर्फ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आज भी वही हैं. बाकी 23 कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेंसेक्स के बाहर चले गए और उसमें से कुछ तो गायब हो गए. मतलब देयर आर सम कंपनीज जो वेरी at that point of time, but today we don't too much. We might spend on trying to find which is the next hero company that I should be buying into, but that does not matter in the overall scheme of things. Why? Because 86 से लेकर 2023 के बीच में सिर्फ 7 कंपनियां सेम है, उसके बावजूद भी सेंसेक्स जो 107 गुना ऊपर हो गया है. So it does not really matter because Sensex is a beautiful mechanism. जो अच्छा है वो ऊपर आएगा, जो अच्छा नहीं है वो ऑटोमेटिकली नीचे कहीं चला जाएगा या बाहर चले जाएगा. So this is how animal world does justice to this. कि जो fittest होता है वो सबसे बड़ा डायनासोर नहीं होता है. fittest जो होता है वो सबसे nimble होता है, सबसे agile होता है. मतलब fishes हो गए, tortoise हो गए, reptiles हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, cockroaches हो गए, they have not died. The most agile ones and the most nimble ones and most flexible ones have survived. So my humble submission is keep faith in India. We are here to stay. We are here to do extremely well in times to come. Trust your partners. They have their, I think they have their good intentions and they will ensure that your journey will be fantastic over a period of time. And trust the idea that is India. Trust the industry. And I'm sure that you will create lots and lots of wealth. On that note, that you will be prosperous. This is Ashish. I'm signing off, and thanks a lot for all the time and patient listening. Thank you. Thank you very much, Ashish ji. A wonderful presentation, a mind-blowing slides जो एकदम simplicity से हर चीज top to bottom समझा दिया. Almost काफी सारे questions आए हैं, लेकिन वो ज्यादातर क्वेश्चंस का आंसर आई होप सब इन्वेस्टर को मिल गया रहेगा. क्वेश्चन डाला है बाद में पीछे से आपका आंसर आ गया मोस्टली. एक तो क्वेश्चन है जिसका जो थोड़ा क्लैरिटी चाहिए. एक तो ये है कि बैलेंस एडवांटेज फंड में और मल्टी एसेट फंड में ये दोनों में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगे? तो देखिए सर, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड का टैक्सेशन सिमिलर होता है. दोनों का टैक्सेशन इक्विटी है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो सिर्फ इक्विटी और डेट के बीच में अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते हैं. हर एक फंड हाउस का अपने होता है जो उसको गाइड करता है कि भाई कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए और कितना पैसा डेट में होना चाहिए. तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो 2 एसेट के साथ में पोर्टफोलियो रीबैलेंस आई थिंक नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू. और मल्टी एसेट जो है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो तड़का मिल जाता है. तो एसेट जो है उसका स्कोप जो है, हेलो बीच में आई थिंक कट हो गया था. हाँ, am I audible now? हाँ, you are audible. हाँ, तो मैं कह रहा था कि मल्टी एसेट फंड जो है वहां पे मतलब चॉइस जो है सिर्फ बैलेंस एडवांटेज जैसे 2 एसेट्स की नहीं है. वहां पे मतलब यू कैन हैव मोर देन 2 एसेट्स.
जैसे बैलेंस एडवांटेज में सिर्फ इक्विटी और बॉन्ड्स हैं, तो मल्टी एसेट में आपके पास इक्विटी, बॉन्ड और गोल्ड या और कोई भी एसेट हो सकता है, बट दोनों का टैक्सेशन इक्विटी है। एक जो है 2 एसेट के साथ करता है और एक जो है वो 2 से ज्यादा एसेट के साथ कर सकता है। ओके, दोनों में टैक्सेशन इक्विटी का टैक्सेशन ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके ओके। और बाकी एसडब्ल्यूपी के लिए मल्टी एसेट फंड आपने जो बोला, इट इज सुटेबल और नॉट फॉर Both of एसडब्ल्यूपी them, काइंड ऑफ अ कस्टमर? I think both the products, I think balanced advantage fund as well as multi-asset funds, both the products are definitely suitable for anybody who is looking for regular income. दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो सुटेबल हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो रिस्क रिवॉर्ड लैडर पे मल्टी एसेट फंड से मार्जिनली ऊपर आएगा, मतलब पोटेंशियल रिवॉर्ड भी ज्यादा और पोटेंशियल रिस्क मार्जिनली मल्टी एसेट से ज्यादा होगा। ओके, परफेक्टली फाइन। बाकी एसआईपी के और लमसम के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर आई थिंक आशीष जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दे ही दिए, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस का और आने वाले फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन, मतलब जो भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउटकम्स है वो भी हमने बता दिए है। सो फैबुलस प्रेजेंटेशन बाय आशीष जी, थैंक यू सो मच। Thank you all the investors and thank you all the partners to bring your investors into this wonderful Sunday Pathshala. Thank you so much. Thank you, sir.